अगर किसी लड़की के फर्स्ट नाइट में ब्लीडिंग नहीं हो रही है फिर भी वो वर्जिन हो सकती है? कई गर्ल्स को तो बचपन से ही हाइमन नहीं होता। क्या ज्यादा मास्टरबेट करना पेनिस लेंथ को बढ़ाता है? अगर आप बहुत ज्यादा मास्टरबेट कर रहे हो तो आपका पेनिस का कर्व राइट एंड लेफ्ट हो सकता है और डेफिनेटली साइज कम हो सकता है। क्या पोर्न सही है इतनी यंग एज में देखना? इस पे हमें हो सकता है लोग बहुत गालियां दें, बट इफ यू आर मास्टरबेटिंग ओके है। आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि मजा आ रहा है, आप कर रहे हो क्योंकि बॉडी कह रही है कर लो, ठीक है, तो समझ लो आप वशीभूत हो गए। तो इतना समय नहीं है, मेडिकल स्टोर पे जाने के बाद उन्होंने जज्बातों में आके दोनों ने सेक्स कर लिया। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचने के लिए कॉन्डम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक ऐसा टैबू टॉपिक जिसके बारे में इंडिया में कोई बात नहीं करना चाहता। हम 140 करोड़ हो गए, ये फूलों के टकराने से तो हुए नहीं होंगे, हुए होंगे सेक्स से। तो इसके बारे में हम लोग बात क्यों नहीं करना चाहते? ये टॉपिक इतना टैबू क्यों है? और सेक्स हेल्थ के बारे में आज बात करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमें घरों में बताया ही नहीं जाता। हमारे माँ बाप अपने बच्चों से इसके बारे में बात करना नहीं चाहते, जो कि बहुत जरूरी है। तो आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ दी अरविंद अरोड़ा शो के इस एपिसोड में। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे ये कितना जरूरी है हमारे लिए। प्लीज वेलकम डॉक्टर नेहा मेहता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, पहले एजेंडा सेट करते हैं। डॉक्टर नेहा मेहता एक्चुअली मैरिज एंड सेक्स थेरेपिस्ट है। पिछले 10 साल से भी ज़्यादा सालों से वो ये काम कर रही हैं। बहुत बड़ी बात है, एक महिला होने के नाते इस चीज़ के बारे में बात करना, वो भी इंडिया जैसी कंट्री में, कितना डिफिकल्ट रहा होगा उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एजेंडा सेट करते हैं। एजेंडा क्या है आज के इस एपिसोड का? तो देखिए, जिसके बारे में बात नहीं करते उसके बारे में एंथुजियाज्म ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ के प्रोन्स एंड कॉन्स दोनों हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो हर चीज़ के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, हर एक पहलू को छुएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। लेकिन सबसे पहले नेहा मैम, एक क्वेश्चन है मेरा। मैं जब आपके यूट्यूब और सोशल मीडिया हैंडल को देख रहा था, इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर इतना कंजर्वेटिव माहौल है, माँ बाप बात नहीं करते हैं इसके बारे में। गलती से भी अगर घर पे किसी ने मूवी के अंदर कोई किसिंग सीन भी चल रहा होगा तो माँ बाप उठ के चले जाते हैं, बच्चे इधर उधर हो जाते हैं। तो सेक्स तो बहुत दूर की बात है। ऐसे एनवायरनमेंट में आपने कैसे सोचा कि मुझे एक सेक्स थेरेपिस्ट बनना है? ये जर्नी, या हम बोल सकते हैं कि इस चीज़ पे काम तब शुरू हुआ जब मुझे पता चला इस चीज़ का लैग है। आज भी कपल्स को कैटर करके कोई खुश नहीं है, बीइंग इट अ डॉक्टर और सम थेरेपिस्ट, सबको चाहिए। अगर हम मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजी प्रोफेशन की भी बात करते हैं, जो मेरा बेस है, जहाँ से मैंने स्टडीज़ की हैं, तो हर कोई बात कर रहा है डिप्रेशन, स्ट्रेस, और कोविड के बाद तो डेफिनेटली लोगों ने बात शुरू किया। लेकिन जब दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स जिनकी अपनी सोच है, अपनी समझ है, अपनी नीड्स हैं, अपनी वांट्स हैं, उनको बिठा के उनको आपस में बॉन्ड करना लोग करना ही नहीं चाह रहे, तो वहाँ से जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कपल सेशंस की। और जब मैं धीरे धीरे सेशंस लेती गई तो मुझे समझ आया कि अगर इंटिमेसी नहीं है, क्योंकि लोग बोलते नहीं है लेकिन अंदर ना अंदर वही चीज़ है जो परेशान करती है, तो अगर इंटिमेसी वीक है तो डेफिनेटली कपल इश्यूज बढ़ने लग जाएंगे। आप बता नहीं रहे हो लेकिन प्रॉब्लम्स वही हैं, ठीक है। और सोसाइटी प्रेशर कपल को क्यों कर रही है? इसलिए ईदर दे डोंट हैव अ हेल्दी चाइल्ड और दे डोंट हैव चाइल्ड, और जल्दी कर लो, थोड़ा रुक के क्यों नहीं किया है, इस चीज़ का ध्यान क्यों नहीं रखा है। और अगर बाकी सारी जिम्मेदारी एक कपल को देना बहुत आसान है ना, अब तूने घर बनाना है, अब तूने गाड़ी लेनी है, अब तूने, लेकिन जब वो इसको कोई सेक्सुअल इश्यूज या पर्सनल इश्यूज आते हैं या हस्बैंड वाइफ के आपस में लड़ाई होती है, हर कोई फिर मज़े लेता है। True. है ना, किसी को पता ही नहीं है। वो फिर ये बोलते हैं इस डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाता, वहाँ क्यों नहीं जाता, और फिर कुछ समय बाद वो सब ना धीरे धीरे, जैसे हम बोलते हैं, कान काटने लगते हैं कि हमें ना बताओ, ये तो आपस में सुलझो तुम लोग, है ना। शुरू शुरू में तो मजे हैं, लेकिन उसके बाद फिर कहते हैं जी हमें नहीं बीच में पड़ना, क्योंकि आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, वो इश्यूज बढ़ रहे हैं। किसकी पर्सनैलिटी में कहाँ दिक्कत आ रही है, किसको कितना झुकना और कितना बढ़ना है। और समय के साथ तो अब बहुत चीज़ें बदली हैं। अब हम इवन फीमेल मेन आर सो प्रोएक्टिव फॉर देयर राइट्स। तो अब यहाँ पे एक लैग है जो कवर नहीं होता है, ठीक है। और इंटिमेसी, जब हस्बैंड खुद ही अपनी वाइफ को कंफर्टेबली नहीं बता पा रहा है कि भाई
नहीं, या इसमें मुझे इशू है, या वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि मुझसे नहीं होगा, या फीमेल सेक्सुअल हेल्थ के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बात करते हैं भाई उसकी ये फैंटेसीज हैं, उसे इससे प्लेजर मिलता है, बट जिससे प्रॉब्लम है वो क्यों नहीं बात कर रहे, उसके भी तो कुछ इश्यूज होंगे ना। तो वहाँ पे जब हमने जाना शुरू किया तो समझ में आया कि देयर इज nothing on internet, there is nothing, no sources, no information, no videos, हम बात ही नहीं कर रहे। अरविंद, मैं बात कर रही हूँ 2016 की, जब मैरिज काउंसलिंग का मैंने जब स्टार्ट किया, इसको पढ़ा, इसके कोई कोर्सेज नहीं है। एक तो सेक्स एजुकेशन का इंडिया में हिंदी भाषा में कोई कोर्स ही नहीं है, कहाँ से लाओ, है ही नहीं। छोटे कोई XYZ कोई करा रहा हो तो आई डोंट नो, अदरवाइज देयर इज नो एफिलिएटेड एक्रेडिटेड कोर्स ऑन सेक्स एजुकेशन इन इंडिया। मैं पढ़ना चाहूँ, कोई पढ़ना चाहे ही नहीं। मैरिज काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं, मैरिज काउंसलिंग के केसेस, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यूट्यूब इंटरनेट पे है ही नहीं। देयर आर सम, लेट्स से बाहर के लोग जो मैरिज काउंसलिंग के सेशंस ले रहे हैं या डिलीवर कर रहे हैं, यहाँ कौन इस गैप को फिल करेगा? ट्रू। और वहीं से ये जर्नी स्टार्ट होती है। और टचवुड दिस गैप वाज सो ब्रॉडन कि जब मैंने शुरू किया तो मुझे बहुत जल्दी लोग मिलते गए, क्योंकि ये जर्नी इतनी लोगों को ये चाहिए ही था शायद। तो वो विद इन 3.5 to 4 years ऑन सोशल मीडिया इट वेंट लाइक फायर। ये इन्होंने अपने जर्नी का बताया। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में अभी भी आ रहा है। लाइफ पे, थेरेपी पे हम लोग जल्दी आएंगे, लेकिन एक सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये कि मैं फिर से पूछता हूँ इस सवाल को, इतना आसान नहीं है इस बारे में बात करना ओपनली। और चलो ठीक है, आप एक थेरेपी दे सकते हो रूम में बैठ के, वो ठीक है, 2 लोग आए आप बात कर सकते हो, लेकिन जब आप ओपनली बोलने लगते हो, सोशल मीडिया पे बोलने लगते हो, मैंने आपके थंबनेल देखे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटीमेसी से भरे हुए हैं, सेक्सुअलिटी से भरे हुए हैं, और जब लोग उसको देखते हैं तो ताने भी कसते हैं। बिल्कुल, है ना। तो और ट्रोल करने वाले आजकल तो छोटी सी बात पे ट्रोल हो जाते हैं। तो डेफिनेटली आपके कंटेंट को देखने वाले होंगे, लेकिन आपको ट्रोल करने वाले, आपके लिए भद्दे कमेंट करने वाले भी होंगे। आपको इस जर्नी में क्या क्या डिफिकल्टीज हुई, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। आपने ओवरकम कैसे किया और इग्नोर कैसे किया, वो आप बताइए, उसके बाद हम इसके बारे में बात करें। अभी ना रिसेंटली एक इंटरव्यू में थी, वॉज अ टीवी इंटरव्यू, उन्होंने मेरे को बोला कि आप ना थोड़ा सा अपने लैंग्वेज पे थोड़ा वर्क कर सकते हैं, या आप इन चीज़ों को थोड़ा ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप डॉक्टर्स टीम रख सकते हैं, वो आपके लिए डिलीवर करेंगे, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दे वर गिविंग मी आइडिया। आप खुल के बताइए, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ। मतलब किस वर्ड पे उनको प्रॉब्लम था? नहीं, उन्होंने मुझे ये बोला कि आप एक काम करें, आप सीधा डिलीवर करने की बजाय ना आप एक टीम रख लो, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगी और आप उसे आंसर करना, और आप थोड़ा सा लैंग्वेज पे काम करो, इसे ऐसे डिलीवर करो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कर लूंगी। और ये चीजें लोग पहले भी कर रहे हैं, मुझसे पहले भी सेक्स एजुकेटर्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और काफी सालों से कर रहे हैं ये चीजें। बट उस तबके को कौन आंसर करेगा जो कि जैसे हम कहते हैं 2nd और 3rd टायर लोग हैं, वो लोग जिनकी आमदनी कुछ 30 से 40-50 हज़ार रुपए है, उन तक कौन पहुंचेगा? क्योंकि सबसे ज्यादा जैसे हम बोलते हैं जनसंख्या और मास उन्हीं लोगों का है। तो वो लोग किसके पास जाएं, वो लोग किससे कंसर्न करें, वो अपनी भाषा में किसे बता पाएं कि क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज इरेक्शन? हमें शायद पता ही नहीं है कि इरेक्शन एक वर्ड है। हम तुम पढ़ लिया, हमें पता चलो इरेक्शन बोल सकते हैं, बट अगर कोई डॉक्टर बोले आपको PME है, आपको प्रीमेच्योर इश्यूज हैं, तो आम जनसंख्या को नहीं पता है। उनकी भाषा यही है, उनकी भाषा वही है जो मैं थंबनेल्स में लगा रही, क्योंकि वो वैसे ही बोल रहे हैं। मुझे सेक्स करते वक्त दर्द होता है, अब इसको मैं ऐसे बोल दूं कि अच्छा आपको वैजिनिस्मस है, या मैं ऐसे थंबनेल्स बना लूं, या मैं ऐसे बात करूं, तो मैं उन तक पहुंच ही नहीं पाऊंगी। फिर मैं उन्हीं लोगों तक पहुंच जाऊंगी जो पैसे दे सकते हैं, लेकिन वो मेहनत नहीं कर सकते, उनको वो दर्द नहीं होता है बहुत बार। ठीक है, तो मेरा टारगेट ऑडियंस या जिन लोगों तक मुझे पहुंचना शुरू से वही है जो हिंदी भाषा में, अपनी भाषा में से सुनना चाहते हैं। ठीक है, मेरे पास आज भी अगर कोई कंसल्टेशंस हैं तो ऑलमोस्ट को मैं यही बोल रही होती हूँ कि घबराओ नहीं, दिस इज ओके, तुमने बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले लिया है, तुमने सही गाइडेंस नहीं लिया है, डोंट वरी। 14, 15, 16, 19, 20 ये वाले जो बॉयज हैं ना, जो बहुत ज्यादा भ्रमित हैं, जो किसी से भी बात नहीं कर सकते, वो बोलते हैं मैं अपनी मम्मा को भी नहीं बोल सकता, फादर को भी नहीं, अपने फ्रेंड को भी नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ जाना।
तो वहाँ पे फिर ये रोल स्टार्ट होता है काउंसलर का, एक साइकोलॉजिस्ट का, एक थेरेपिस्ट का, जो उन्हें गाइड करे कि नहीं यहाँ तक नहीं घबराना है, ये प्रिकॉशनरी लाइन है, यहाँ से आपको वापस आना है, यहाँ से आप खराब हो जाओगे। तो वो सब गैप कौन फिल कर रहा है? बहुत ईजी है ना ये डिलीवर करना, डोंट मास्टरबेट, डोंट डू दिस, ऐसे मत करो, लेकिन क्या करो भी तो बताओ। True. और कितना करो, कब रुको, ये कोई नहीं बता रहा। हाँ ये बता रहे हैं, अच्छा ये दवाई लेनी है, ये नहीं करना है, इसको इस लेवल तक करना है, बहुत लोग बता रहे हैं ना, लेकिन अगर करना है तो कैसे करें, और क्या ये इतना बुरा है? वो अपनी भाषा में समझाने वाला कोई नहीं था। और मैं आज भी बोलती हूँ कि हो सकता है मैंने बहुत ट्रोल्स ताने सुने हैं, लेकिन नाउ पीपल आर फॉलोइंग मी। आई हैव सीन, मेरी एक वीडियो जाता है उसके बाद 15 चैनल्स उसी टॉपिक को कवर कर रहे होते हैं। मैंने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया है एंड आई नो कि मैं नहीं रुक सकती। अगर मैं रुक गई तो वो जो 16 और लोग खा रहे हैं वो रुक जाएंगे। True, true, true. तो ठीक है ना, मैंने ही करना है। नन ऑफ माई वीडियोज, नन ऑफ द कंटेंट, द पीपल वो बोलते हैं आप व्यूज के लिए कर रहे हो, आप पैसे के लिए कर रहे हो, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर इट। मैं आज भी लोगों को बहुत खुले में अपना डैशबोर्ड दिखा सकती हूँ, आई एम नॉट अर्निंग अ पेनी आउट ऑफ इट। मेरे लिए ये सिर्फ डिलीवरी है, सिर्फ वो एजुकेशन है जो मैंने ली है और मैं देना चाह रही हूँ। और मेरा मुहिम, अगर हम बोले ना व्हाट इज माय एम ऑफ लाइफ, मैं क्यों ही कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं एक ही फैक्टर पे काम कर रही हूँ, फियर। ये जो अननेसेसरी फियर जगता है, टेंशन है, घबराहट है, आपको बस बोल दिया जाता है कि तुझे HIV हो जाएगा, अब तूने क्या किया, तूने ऐसे कर लिया अब ये हो जाएगा, भाई तू तो गया। या लड़की को बोल दिया अब तो तेरा ये खराब है, अब तो तेरा पति तेरे को छोड़ेगा, उसने ऐसा क्यों किया। तो वो जो घबराहट, टेंशन है, जिसके लीगल साइंटिफिक आंसर्स कोई खुल के नहीं देना चाह रहा है, आई एम डूइंग दैट। पता है ये सवाल एक्चुअली मेरे लिए था क्योंकि सेशन से पहले मैं इनको सजेशन दे रहा था कि आप हिंदी की बजाय इंग्लिश में अपने थंबनेल बनाइए, पर अब मुझे समझ में आ गया, इसका जवाब मुझे मिला है बेसिकली। क्योंकि यार Tier 1 सिटीज़ के लिए जहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं, इंग्लिश सोफिस्टिकेटेड भाषा को समझने वाले लोग हैं, उनके बारे में थेरेपिस्ट बहुत है क्योंकि वो पैसा दे सकते हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी है। लेकिन Tier 2 Tier 3 सिटी में जहाँ पर हार्डकोर इंग्लिश लोग नहीं समझते, जहाँ पर हिंदी में लोग बात करते हैं, जहाँ पर लोग ये नहीं कहते मैं सेक्स करना चाहता हूँ, वो हिंदी में बात करते हैं, उनको समझाने वाला कौन है? तो डेफिनेटली वहाँ पर उनकी भाषा में बात करने के लिए किसी को हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत डॉक्टर नेहा ने दिखाई है। तो उसके लिए एक बार क्लैप तो बनता है और हार्ट बनता है। नेक्स्ट टाइम पे ट्रोल करने से पहले इनके एम को ज़रा सोचिए कि ये किस वजह से कर रही हैं। एक और बात, ये बिल्कुल सही बोल रही हैं कि इनको मोनेटाइजेशन पॉसिबल नहीं है इनके वीडियोस पे। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि ये टॉपिक इतना बोल्ड है कि YouTube अलाउ नहीं करता है। YouTube येलो डॉलर दे देता है, और जिसको YouTube की समझ है वो समझ पाएगा कि येलो डॉलर में कमाई नहीं होती है। तो मोनेटाइजेशन पॉसिबल नहीं है, और उसके बावजूद जो अगले चैनल्स है, जैसे मैम ने बताया कि वो तो उन्होंने मोनेटाइज किए ही नहीं, बहुत सारे वीडियोस मोनेटाइज है ही नहीं। तो इसमें कमाना कोई मकसद नहीं है, आप लोगों की मदद करना मकसद है। और क्योंकि आप लोगों की मदद करना मकसद है, तो चलिए आपकी मदद की तरफ ही चलते हैं। सबसे पहले हम लोग टीनेज से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग मैरिड कपल की तरफ चलेंगे, सभी की प्रॉब्लम्स को कैटर करते हैं। जवाब आपको बहुत सारे मिल गए होंगे कि नेहा मैम ये सब क्यों कर रही हैं। पहले हम लोग आते हैं, पैदा होता है इंसान सेक्स की वजह से होता है, उससे पहले की प्रॉब्लम हम बाद में समझेंगे। लेकिन जैसे ही 10, 11, 12 साल का होता है, उसके बाद उसको सेक्सुअल इश्यूज या फिर सेक्सुअल इंटिमेसीज या फिर हम कहें कि सेक्सुअल डिजायर्स पैदा होने लगते हैं। एग्जैक्टली ये वर्ड था। मतलब उसको समझ में आता है कि हाँ मेरे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। उस टाइम पे वो धीरे धीरे पोर्न की तरफ जाता है। सबसे पहले दोस्त होते हैं, दोस्त सबसे पहले पोर्न की तरफ लेके जाता है, फिर मास्टरबेशन करता है। तो पोर्न पे चलते हैं सबसे पहले। आपको क्या लगता है कि क्या पोर्न सही है इतनी यंग एज में देखना, और जिसको आदत पड़ जाए उसकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर सकता है? इसे थोड़ा साइकोलॉजिकल एंगल से समझते हैं, फिर मेडिकल एंगल से समझते हैं। जब आप बहुत यंग एज में पॉर्न देखने लगते हो, विच इज नॉट रियलिस्टिक, सबसे पहले तो समझेंगे कि वो सब सेटअप बेस्ड है, कुछ भी रियल नहीं है। मुझे अभी भी लोग बोलते हैं मैम मैं तो वो वाली देखता ही नहीं, मैं तो इंडियन वाली देखता हूँ और एवरीथिंग दैट इज रियल। ऐसा नहीं है। एवरीथिंग, इफ यू सी समथिंग ऑन इंटरनेट, इट इज एक्चुअली अ पिक्टोग्राफी। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नेचुरल हुआ है। इवन अगर आप कोई लीक में से कुछ ऐसा देख भी रहे हैं, ट्रस्ट मी, वो भी जब बना है या बनाया गया है, या तो वो किसी के कंसेंट के बिना है या फिर वो प्लान्ड है। तो बहुत ध्यान से सोचें साइकोलॉजिकली आप कहाँ ट्रैप हो रहे हैं। ठीक है। तो अब जब आप बहुत यंग एज में अपनी सारी एनर्जीज
एक ऐसे सिनेमाटोग्राफी पे लगा रहे हैं जो आपके हार्मोन्स को हैक कर रहा है, कहीं ना कहीं वो आपके हार्मोन्स को किल कर रहा है, या तो ओवर एक्साइटमेंट दे रहा है, ठीक है, या आप वो वाली देखना चाह रहे हो जो छुपके मिल रही है, सीधी सीधी तो नोबडी लाइक्स इट। तो अगर आप एक पर्टिकुलर एज में इसकी तरफ जा रहे हो तो आप कुछ ऐसी चीजें जो हार्डवर्क की तरफ जाती हैं या जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है या फिर अपनी लाइफ में करियर ओरिएंटेड चीजें हैं, वो सब मॉरल्स हिल जाते हैं। मैं नहीं बोल रही खत्म हो जाते हैं, लेकिन हिल जाते हैं, क्योंकि आपको प्लेजर्स बहुत कम एज में बहुत अच्छे आ गए। मेरे पेरेंट ये बोलते थे कि जब तक पढ़ रहे हो ना बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आपको कमाना लग गया ना, फिर आप पैसों के पीछे भाग जाओगे। आई रिमेम्बर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो 11th-12th में मैंने सोचा कि मैं साइड बाय साइड ट्यूशंस दूं। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, आई वाज वन ऑफ द एक्सीलेंट चाइल्ड। तो बट पापा ने बोला इट्स ओके, आई विल मैनेज योर ट्यूशंस, क्योंकि एक बार बेटा आप कमाने पे लग गए, यहाँ पे फोकस जाएगा। वो तो सिर्फ कंपैरेटिव ऑफ स्टडीज है। तो सोचो आपको प्लेजर्स के इजी वेज मिल गए, तो आप लव में रुकना, लोगों को वक्त देना, फीलिंग्स ऑफ डिफरेंट पार्टनर समझना, वहां तक आप जाने ही नहीं चाहोगे। फिर जब आप प्लेजर्स चखते हो तो बुराई, जब आपको बहुत एंगर आ रहा है या गिल्ट आ रहा है या फ्रस्ट्रेशन आ रहा है या किसी ने कुछ बोल दिया, आप पे कोई सेकंड क्वेश्चन हो गया, बॉडी के लिए आपको शेम किया गया, आपका दिमाग इंस्टेंट प्लेजर पे जाएगा, क्योंकि आप दुखी हो, है ना। मुझे पता है मुझे आइसक्रीम खाने से खुशी मिलती है, मैं दुख को सह ही नहीं पाऊंगी, फटाफट से वहां जाऊंगी और ले लूंगी। तो आप इतनी जल्दी मास्टरबेशन पॉर्न में चले जाते हो कि आपके इमोशंस अटैच हो गए, और जब आपके इमोशंस अटैच हो गए, आप डेफिनेटली एक एडिक्टिव सर्कल में आ गए। आप बार बार परेशान हो रहे हो, आप खुश हो रहे हो, आप वहां जा रहे हो। सेम विद अल्कोहल, स्मोकिंग एंड अदर ड्रग्स। आप बहुत खुश हो, आपको पता है ये मेरा प्लेजर है, आप बहुत दुखी हो, आपको पता है ये मेरा प्लेजर है। सिमिलरली विद योर पॉर्न, मास्टरबेशंस, एंड फिर वो एडिक्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि तब आप उसके इंचार्ज नहीं हो। ट्रू। वो आपका इंचार्ज है, उससे पता है ये दुखी है, ये मेरे पास आएगा, ये परेशान है, अब ये मेरे पास आएगा। तो फिर जब वो आप पे ही हावी हो गया, फिर आपके कंट्रोल के तो आभारी चीजें हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, इफ यू आर मास्टरबेटिंग, ओके, ठीक है, डॉक्टर्स कैन नेवर से नो टू इट, ठीक है। अगर आप कर रहे हो, ओके है, हेल्दी है, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि मजा आ रहा है, आप कर रहे हो क्योंकि बॉडी कह रही है कर लो, ठीक है, तो समझ लो आप वशीभूत हो गए, ठीक है। कर रहे हो, किया, खत्म, यू आर हैप्पी, यू आर एंजॉय, और फिर योर बॉडी इज टेकिंग टाइम टू रिकवर। आप कंपल्सिवली नहीं कर रहे हो कि करते जा रहे हो, तो फिर ये ठीक है। प्लस पॉर्न एट सच एन अर्ली एज इज नॉट एट ऑल अ गुड इंडिकेटर, ठीक है। बट हम तो अब रोक तो नहीं पा रहे हैं ना, हो तो 9th-10th। मैं अपने पेशेंट से पूछती हूँ, वो बोलता है हमने तो स्कूल टाइम में देखा था, ठीक है, हमने अपने कॉलेज में देखा, क्योंकि अब जनरेशन ग्रो कर रही है, तो ऑब्वियसली। और पहले तो मैं बोल रही थी हमें डाउनलोड करने के लिए भी कितना जीबी डेटा और यूट्यूब्स देखने के लिए कितनी दिक्कत आती थी, अब तो इट्स सो ऑन अ क्लिक अवेलेबल। तो वो क्यों नहीं है, हर जगह ही है, हर जगह अवेलेबल है, तो वो बहुत जल्दी एज में स्टार्ट हो रहा है। बेटर ये है कि पेरेंट जब ऐसा कुछ देखे या आपका दोस्त आपको बताए, टेल देम व्हाट इज द लिमिट, टेल देम द रियलिटी बिहाइंड इट। ये जब तक हम डिलीवर नहीं करेंगे, देख तो फिर सभी रहे हैं ना, कहाँ रुकेंगे। पर मास्टरबेशन डॉक्टर्स कहते हैं कि लिमिट में तो हर चीज ठीक है, बट लिमिट से बाहर नहीं, राइट। तो उसकी लिमिट क्या है? जैसे पोर्न एडिक्शन हो गया, हाँ। तो उसके बाद तो क्या है, इंसान आ रहा है स्कूल से, स्कूल में भी वही पिक्चर्स चल रही है दिमाग में, घर पे आ रहा है तो वो पोर्न ही देख रहा है, उसके बाद फिर वो मास्टरबेट करता है, एक हद पार हो जाती है, उसके बाद उसको हेल्थ इश्यूज भी आने लगते हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जब ये सब बढ़ता है, क्योंकि बच्चा किसी को डिलीवर नहीं कर रहा है, फिर यही एज लगा लेते हैं, 14, 16, 17 वाला एज है। अब क्या है कि यहाँ पे आपको अननेसेसरी अट्रैक्शंस भी हो रहे हैं towards anybody, even the person is not in your league, है ना, टीचर्स, everybody, ठीक है। आपको उम्र से बड़े लोगों की तरफ भी अट्रैक्शन हो रहा है, एंड नॉट विद बॉयज, आई एम नॉट स्पेसिफिकली ब्लेमिंग बॉयज, गर्ल्स में भी ये सारी चीजें हैं, इसलिए सिर्फ लड़कों को ब्लेम यहाँ नहीं करना है, ठीक है। तो एवरीबडी इज गेटिंग अट्रैक्टेड। तो जब आप वहां पे अट्रैक्शन डेवलप कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप अपने करियर एम्स को फोकस नहीं कर पा रहे हो, फिर मेडिकल इश्यूज स्टार्ट होते हैं। जैसे आप ऑब्वियसली थक रहे हो, बट आप नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, तो आप गिल्ट में भी हो, आपको डर भी है, आपको शर्म भी है, फिर क्या है, आपके
ऑब्वियसली इरेक्शंस में प्रॉब्लम आने लग जाएंगे, आपको उस लेवल का मजा अब धीरे धीरे नहीं आ रहा है, आपको उस लेवल का तनाव नहीं आ रहा है, आपको उस लेवल का उतना टाइम ऑफ इजैकुलेशन नहीं है, तो अब आपको डर लगने लगेगा कि ओ माय गॉड देयर इज समथिंग गोइंग आउट, कुछ ठीक नहीं है, अब मैं क्या करूं। फिर वो कहाँ अंधाधुंध भागता है, दीवारों पे सर मारता है। जैसे हम बोलते हैं, अपने फ्रेंड में लड़कों से पूछा कि अब क्या करे, है ना, लड़कियां तो फ्रेंड्स में भी नहीं पूछ रही, सोचो और ब्लॉकेजेस हैं, तो वो बात करने लगते हैं। अगर किसी पेरेंट को दिख भी जाता है उसके बच्चे की सर्च हिस्ट्री में कि वो ऐसा कर रहा है, पेरेंट की खुद की जान निकल जाती है कि अब बात कैसे करेंगे। True. वो खुद सोच रहा है कि अब मैं इसे अप्रोच कैसे करूं, मैं बोलूं क्या और कितना बोलूं, क्योंकि उनकी पेरेंटिंग में भी ये सब कवर ही नहीं था। True. समझ ही नहीं है ना। हमें पता है कि कल्चर्स ऐसे समझाते हैं, है ना, कि दिवाली पे दिया जलाना है, तो चलता आ रहा है ना, तो दिस इज वेरी इजी टू कन्वे कि दिया जलाना है, ठीक है, लेकिन हमें ही नहीं बताया गया कैसे डिलीवर करना है, तो हमारी जान निकल जाती है कि बच्चे को कैसे समझाएं। बच्चा ऑलरेडी डरा हुआ है, हम उससे ज्यादा डरे हुए हैं, तो अब हमें समझ ही नहीं आ रहा है इसको कवर कैसे करना है। बहुत से पेरेंट्स आज तक सपोर्ट नहीं करते हैं अपने बच्चों को जब वो ऐसे इश्यूज बोलते हैं, उन्हें ब्लॉक करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तू करना छोड़ दे, तू कल, उसको समझ नहीं रही कि वो क्यों कर रहा है, वो कहाँ परेशान हो रहा है, ठीक है। मैरिज के बाद भी आज भी अगर कोई लड़का बोलते दैट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मैरिज राइट नाउ, वो ये नहीं समझ रहे कि शायद वो सेक्सुअल इश्यूज की वजह से परेशान हो रहा है। उसको बोलते क्या दिक्कत है तेरे को, तेरे पैसे नहीं है क्या, तेरी जॉब ठीक नहीं है, और बहुत ब्लंटली बोलेंगे कि अच्छा फिर तेरे से हो नहीं रहा, चल तेरे को डॉक्टर के पास लेके जाए। अरे सिट विद हिम, आस्क, हो सकता है ये इशू हो ही ना, हो सकता है वो सिर्फ डर ही रहा हो। तो बात ही नहीं करना चाह रहे हैं ना। जब धीरे धीरे आप ओपन अप होते हो, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि आप ओपन अप होते हो तो आप अपने बच्चे को एक्टिव कर देते हो सेक्सुअली। ये बात भी है ना। अगर आप जल्दी पीरियड्स के बारे में बताते हो तो बच्चा मैच्योर हो जाएगा, आप सेक्स के बारे में बता रहे हो तो बच्चा मैच्योर हो जाता है, आप इसके बारे में बता रहे हो मैच्योर हो रहा है। अरे मैच्योर कैसे होगा ना, अगर आप सही तरीके से बता रहे हो तो नहीं होगा, उल्टा वो जब ये सब XYZ कंटेंट देगा तो ज्यादा मैच्योर हो जाएगा और डर जाएगा। तो ये सारा गेम डर का है, एंड डर ब्रिंग्स बिजनेस लाइक एनीथिंग। ट्रू। बाकी सब ब्रांड्स इसी पे तो खेल रहे हैं कि डर जगाओ और पैसा कमाओ। यस। हम बात कर रहे हैं उस एज की जब नई नई जवानी फूटती है ना, उसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। जब आसपास के एनवायरनमेंट में लड़कियों को दिखता है कि अच्छा उसमें भी इस तरह की फीलिंग्स हैं, सेक्सुअल फीलिंग्स आ रही है, अच्छा उस लड़की में भी सेक्सुअल फीलिंग्स आ रही है, लेकिन मेरे में तो है ही नहीं। जनरली मैंने ऐसे बहुत सारी लड़कियां देखी हैं, जब आपस में बात करती हैं अच्छा क्या होता है सेक्सुअल फीलिंग्स में, देन लड़कियां बोलती हैं कि वेट होता है, लेकिन कई लड़कियों के वेट होता ही नहीं है, और वो फिर सोचने लगती हैं, आत्मग्लानि में चली जाती है कि मैं नारी हूँ कि नहीं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अर्ली एज में जब ये सिम्टम्स नहीं दिखते तो शादी के बाद उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा, और सुनने को भी बहुत मिलता है कि ये तो बांझ है, बाद में पता लगता है कि ये तो बांझ है, और पता नहीं कितने ताने कसने को मिलते हैं। पहले तो ये प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं किसी लड़की की कि उसको सेक्सुअल डिज़ायर या सेक्सुअल फैंटेसीज इंटिमेसीज फील ही नहीं हो रही हैं, और उसको दूर करने के लिए क्या करें? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है एसेक्सुअलिटी, उसको कोई मानता नहीं है। डेमी सेक्सुअलिटी, इतनी सारी सेक्सुअलिटी के पैटर्न्स हैं, लोग समझना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, लोग कनेक्ट ही नहीं करते, लोगों को लगता है ऐसा कैसे हो सकता है कि इसको फीलिंग ही नहीं आ रही, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कैसे कि तुम टच ही नहीं करने दे रही हो, या तुम्हें डर लग रहा है, या डिस्पैरोनिया। डिस्पैरोनिया मतलब आप ये समझे कि योनी सेक्स के टाइम पे ऐसे बंद हो जाती है और इतना पेन होने लगता है एक्सट्रीमली। लोग कहते हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये तो तुम करना ही नहीं चाह रहे हो, या तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम क्वेश्चन कर रहे हो। तो ये सारी चीजें स्टार्ट कब होती हैं? जब उस अर्ली एज में या तो आप अपने फेमिनिज्म पे क्वेश्चन करते हो, आपको बीइंग अ फीमेल बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया जाता है कि तू औरत होके क्या कर रही है, या वो बार ये बोलती काश मैं औरत ही नहीं होती, और काश मुझे ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती, या फिर आपसे छोटी उम्र में कुछ गलत हो जाता है या कोई गलत करता है, या फिर आप खुद को माफ नहीं कर पाते हो इन सब चीजों के पीछे, तो ये सब प्रॉब्लम्स तब स्टार्ट हो जाती है। डेफिनेटली जैसे मेल्स में कंपैरिजंस है ना कि तुझे दाढ़ी नहीं आई है ना, अभी ऐसा नहीं, ऐसे फीमेल में भी कंपेयर, तो कभी तक पीरियड शुरू नहीं हुए
है ना, तूने अभी तक ब्रा नहीं पहनी है, दिस एज एक्चुअली कंपैरिजंस, और ये कंपैरिजंस ग्रो करते हैं। लड़कियां आपस में खुद से ये फील करती हैं कि शायद मैं फेमिनिस्टिक कैटेगरी में हूं नहीं, ठीक है। और अगर आप मेल की तरफ अट्रैक्टेड फील नहीं कर रहे हो या फीमेल की तरफ अट्रैक्शन फील नहीं कर रहे हो, तो उसको सही से समझाने वाला भी कोई नहीं है। हम तुम जहां हम बोलते हैं भाई मेरी आइडेंटिटी स्ट्रेट है, ठीक है, आज हमसे कोई बोले तो नहीं यार वी आर मैरिड, हमारी आइडेंटिटी स्ट्रेट है, लेकिन अगर आज भी मैं आपको 1 महीना लगातार बिठा के दूसरी कैटेगरी, लेट्स से गेइश कैटेगरी की वीडियोस दिखाती हूँ, आपको ऑटोमेटिकली फीलिंग आने लगेगी। ट्रू, आप हो नहीं, लेकिन आपकी फीलिंग वहां चली जाएगी, क्योंकि आप उस टेंडर एज में उस तरह का कंटेंट बहुत ज्यादा देख रहे हो। ट्रू, तो आपको दूसरी तरफ से अट्रैक्शन फील ही नहीं होगा। जहां हम फीट फेटिश की बात कर रहे हैं या हेयर फेटिश की बात, फेटिशिस्ट चाहे कोई भी हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, वो ऐसे बचपन से थोड़ी ना आते हैं, बहुत कम केसेस में जेनेटिकली ट्रांसफर्ड है। अदरवाइज ये होता क्यों है? क्योंकि आपने उस माहौल में ये सारी चीजें देख ली, उस उम्र में आपने डोमिनेशन की वीडियोस देख ली हैं बहुत ज्यादा, तो अब अल्टीमेटली अब आपको डोमिनेटिंग पार्टनर चाहिए। आप कहते हो जी मुझे तो BDSM कैटेगरीज ही सूट करती है, मुझे इरेक्शन ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उस एज में आपने बात ही नहीं करी, आपने कन्वे ही नहीं किया। यू नो, मास्टरबेशन भी अगर आप प्रोन तरीके से कर रहे हो या बहुत ज्यादा ग्रिप के साथ हाथ से कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। लोग मास्टरबेशन के बारे में बात नहीं कर रहे, फिर ये सही और गलत कैसे करते हैं, सोचो कौन बात करता होगा। True. तो लोग तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना। आज भी मुझे 30 इयर्स के मेल कॉल करके आता है, मैम आपकी वीडियो से हमें पता चला कि हम प्रोन कर रहे थे और हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमें किसी ने बताया ही नहीं। इवन डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो उन्होंने उससे, जो हम बात कर रहे हैं, फिजिशियन है, यूरोलॉजिस्ट है, एंड्रोलॉजिस्ट है, उन्होंने कभी पूछा ही नहीं आप कैसे करते हो। वो यही पूछते करते हो, बोला हाँ ठीक है, सेक्स हो रहा है, ठीक है, ओके, दवाई लिख के और जाओ। तो मैं यहाँ कैटेगरी को डिवाइड करता हूँ, लड़कियों को अलग और लड़कों को अलग, क्योंकि आपने इसमें दोनों के बारे में बात कर दी, तो पहले लड़कियों को एड्रेस कर लेते हैं, फिर लड़कों को। तो अगर किसी लड़की के ये प्रॉब्लम है कि उसको सेक्सुअल फैंटेसीज है ही नहीं, उसको बिल्कुल भी फीलिंग ही नहीं किसी लड़के के लिए, उसको विजाइना वेट नहीं होता है, क्या ये एक समस्या है? किस उम्र में हो जाना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ये 2 तरीके से डायग्नोसिस में आएगा। हाँ. पहले ये साइकोलॉजिकल है कि आप सेक्स से डर रहे हो, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, आप अपनी फेमिनिटी को क्वेश्चन कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको वो वेटनेस नहीं आएगी। या फिर वो पहला पॉर्न वाला या पहली वीडियोस का डिस्कशन ही इतना नेगेटिव हुआ है कि इट्स सो पेनफुल, दिस इज यक, या आपने कोई क्लिप देखा एंड यू फेल्ट सो बैड, है ना। तो वहां से जब नेगेटिविटी रेज होती है, सो साइकोलॉजिकली ब्लॉकेज बन जाता है, फिर वेटनेस आना इज मोर टुवर्ड्स फियर, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा है सब देखने के बाद भी, इट कैन बी एसेक्सुअलिटी, ठीक है, कि आपको सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं है बट इमोशनल अट्रैक्शंस किसी लेवल पे हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है एक सेक्स थेरेपिस्ट के पास जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने रिसेंटली जो सुष्मिता सेन ने गौरी जी की पूरी डॉक्यूमेंट्री करी थी, है ना, तो उसके अंदर मुझे बहुत अच्छा लगा द डॉक्टर दे वेंट, फादर अपनी बेटी को लेके जा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि भाई ये लड़के जैसा बिल्कुल ट्रीट नहीं कर रहा है, ही वांट्स टू बी लाइक अ वुमन। तो डॉक्टर इतना अच्छे से बोल रहा है कि इसने मेरे कंसेप्ट बदल दिए, इतना अच्छे से वो पूरा बात कर रहा था, एंड आई फेल्ट सो कनेक्टेड कि ऐसे डॉक्टर्स क्यों नहीं है हमारे पास, जो आधा घंटा बैठ के बात कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं आपकी बेटी को दवाई की जरूरत नहीं है, ये बेटी ही है, तो आपको इसे समझना पड़ेगा। और वो उसको बोल रहे हैं देखो मैं दवाई दे दूंगा बट शी इज डिफरेंट, लेकिन वो उसको लड़का बनाने में लगे रहते हैं। तो वी नीड सच डॉक्टर्स हु ओपन अप, वी नीड सच मूवीज, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमें ओ माय गॉड 2 जैसी मूवीज चाहिए, जहां स्कूल भी अवेयर हो कि हमें बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना है। True. जब मूवी में दिखा रहे हैं कि बच्चा वॉशरूम में दे आर कंपेयरिंग द साइज, दे आर कंपेयरिंग की तरह इरेक्शन हो रहा है या नहीं, या तू कितनी देर कर रहा है, तो आपको क्या लगता है हमारे स्कूल्स में नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है, हर जगह हो रहा है। हम चाहे कितना मुंह बंद कर लें, हर जगह ये बातें हो रही हैं, बीट प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेमी, बड़े से बड़े नाम ले लो, हर जगह इट इज हैपनिंग। हम बस खुल नहीं रहे, हमें लगता है कौन बात करेगा। स्कूल में टीचर सोचती है पेरेंट कर लेगा, पेरेंट सोचता है टीचर कर लेगा, फिर हम सारा मीडिया के जिम्मे में डाल देते हैं सब कुछ, फिर मीडिया पे कुछ भी देखते हैं और फिर बोलते हैं यार मीडिया खराब हो गया है। बाउंड्रीज तो हम बनाएंगे ना कि हमें कितना डिलीवर करना है, और जब आप पहले दे दोगे, मैं हमेशा बोलती हूँ पहले सही दे दो, बच्चा बाहर नहीं जाएगा। True. आप पहले सही ज्ञान बांट दो तो उसे पता चल जाएगा मेरे को इसका सुनना ही नहीं है।
ट्रू, ये सही है। अब इस पे एक और प्रॉब्लम पे आते हैं। एक ऐसी लड़की का एग्जांपल ले रहा हूँ जिसका अगेन, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है कि उस लड़की ने देखा कि सबके साथ सबको सेक्सुअल फील हो रहा है, मुझे फील नहीं हो रहा। उसने उसको इग्नोर कर दिया क्योंकि वो मैनली फील करे, उसको वो डोमिनेटिंग भी है, उसने उसको इग्नोर कर दिया। 18 साल की हुई, मम्मी से भी बात करी कि मेरे को सेक्सुअली कुछ फील नहीं होता है, मम्मी ने भी इग्नोर कर दिया। उसके बाद अचानक से जब 24 की हुई तब तक भी उसको फील नहीं हो रहा। 24 के होते उसकी शादी हो गई। अचानक से जब शादी हो, तब उसका जब एनकाउंटर हुआ, पहला सेक्सुअल एनकाउंटर हुआ, तब उसको होती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि उसको कभी सेक्सुअल प्लेजर फील ही नहीं हुआ। अब अचानक से उसको अगर उस नाइट पे सेक्सुअली एनकाउंटर करना पड़ेगा अपने हस्बैंड के साथ में, उसके बाद जो उसके साथ होगा, उससे बचने के लिए उसको क्या करना चाहिए? उसको पहले ही जब उसकी मदर को वो अप्रोच कर रही थी, या उन्हें पता था दैट शी इज गेटिंग मैरिड, उसको ये नहीं सोचना चाहिए था कि ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पहले तो सेल्फ अवेयरनेस यहाँ इंपॉर्टेंट है। वी आर नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, बट सेल्फ अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। जैसे हम प्री मैरिटली हम पार्लर बुक करते हैं ना, टू गेट रेडी, हम सब करते हैं क्योंकि सबको पता है एथिकली इसे करना है। बट अब प्री मैरिटली डॉक्टर्स के पास जा ही नहीं रहे हैं, जस्ट टू सी कि हमारी बॉडी इतना एक्टिव है या नहीं है। तो डेफिनेटली वहां जाना चाहिए था, ये इशू था। उसके बाद ये बात कन्वे करनी चाहिए थी कि मुझे टाइम लगता है। जब आपके पास कोर्टशिप पीरियड है तो अपने पार्टनर को कन्वे करो कि ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं मेरे को दिख रही है। थर्ड, ये अगर फीलिंग की प्रॉब्लम नहीं है, इधर इट इज एन एसेक्सुअलिटी और फ्लूइडिटी, या फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है ऑर्गेज्म ना आना, या ऑर्गेज्म को फील ना करना, ठीक है, इसको एनऑर्गेज्मिया कहते हैं। और ये पुरुषों को भी होता है। ये नहीं मानना है कि भाई पुरुष तो मजा ही करेगा, नहीं, मैन कैन ऑल्सो फील नो ऑर्गेज्म एट ऑल। ठीक तो है, इसका कोई इलाज है? डेफिनेटली ये साइकोलॉजिकल इशू है, इसमें मेडिकल दवाइयां काम करती ही नहीं है। ओके, ये पॉइंट वाली बात है कि साइकोलॉजिकल इशू है। हाँ, साइकोलॉजिकल इतने मेडिकल इश्यूज हैं कि आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं इसके लिए दवाई लूं या क्या। फिर वो अंधाधुंध जैसे मल्टीविटामिन्स खाते रहते हैं या डॉक्टर्स के पास जाते रहते हैं। जिन प्रॉब्लम्स का सिरा ही आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, वो फिर इससे ठीक होगी ही नहीं। अब हम बात कर रहे हैं खड़ा नहीं हो रहा है, बहुत सिंपल सा, लोग इसी भाषा में बोलते हैं, ठीक है, नहीं हो रहा है। अब इसके लिए आप 6 साल से डॉक्टर के पास जा रहे हो, ठीक है, फला दिखाया, वहां दिखाया, यूट्यूब का डॉक्टर दिखाया, ये कर लिया, मैं तो इम्प्लांट कराने को तैयार हूं, ठीक है। जब आपको लग रहा है 6 साल से ट्रीट नहीं हो रहा है, आपको एक बार भी नजर नहीं आता कि मैं एक बार साइकोलॉजिस्ट से मिलूं, हो सकता है मेरा दिमाग कहीं वीक हो रहा हो। ट्रू। मैं इतने पॉडकास्ट सुनती हूँ जहाँ मेडिकल डॉक्टर्स एक लिमिट के बाद आके रुक जाते हैं कि ये साइकोलॉजिकल है। फिर जब ये साइकोलॉजिकल इशू डॉक्टर समझते हैं तो फिर डिलीवर करें। ट्रू, कि ये यहाँ हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, सारे टेस्ट करा लिए, सब करा लिया, सब हो गया, नहीं हो रही, तो भाई स्ट्रेस है ना। फिर आप रेडी नहीं हो ना उसको कंसीव करने के लिए। और आप किसी भी जान को तभी कंसीव कर पाओगे जब आप दोनों स्ट्रेस फ्री और एक्सेप्टिंग मोड में होगे। ट्रू। अगर आप हील्ड नहीं हो, आप ट्रोमेटिक हो, आपके चक्रास ब्लॉक्ड हैं, चाहे हम कितना भी बोले जी हम डॉक्टर भगवान को नहीं मानते, बट ये तो बॉडी सिस्टम्स मानने पड़ेंगे ना। तो अगर आप इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल आप रोज कर रहे हो, आई हैव सीन कपल डूइंग डेली आउट ऑफ प्रेशर कि हमें कंसीव करना है, रोज करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने ओव्यूलेशन डेज को समझो, उन दिनों करो, और उन दिनों भी प्रेशर के साथ मत करो कि 5 दिन है अब तो रोज ही करना है। इतने तो मिथ्स हैं। तो वो अब आप इतना प्रेशर करके बिना फीलिंग के कर रहे हो, आपको कैसे कंसीव हो जाएगा? नहीं होगा। इट हैज टू बी आउट ऑफ लव, और जब तक ये नहीं होगा कंसीव इज इम्पॉसिबल। तो आप फिर बस डॉक्टर को दिखाते रहो, रिपोर्ट चेक कराते रहो, दवाइयां देते रहो, और फिर घूम फिर के IVF चले जाना, ये बोल के कि हमने तो बहुत ट्राई कर लिया जी। फाइनली इससे एक चीज़ निकल के आती है, चाहे लड़कियों का प्रॉब्लम हो, उन्हें सेक्सुअल फील हो रहा हो या नहीं फील हो रहा हो, लड़कों का प्रॉब्लम हो, उन्हें इरेक्शन हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो, या फिर मैरिड कपल का जिन्हें बच्चे नहीं हो रहे, ठीक है, सब में एक चीज़ कॉमन है, और वो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम रेयर होती है, आप उसके लिए तैयार नहीं हो। अगर आप साइकोलॉजी थेरेपी को दिखाओगे, थेरेपी के लिए जाओगे, तो डेफिनेटली इसका सोल्यूशन निकलेगा। चलिए हम थोड़ा और आगे चलते हैं। लड़कियों की प्रॉब्लम को हमने समझा, लड़कियों की एक काउंटर पार्ट और है, ठीक है, उसके बाद हम यही सेम चीज़ लड़कों में भी है जी। तो दोनों में चलते हैं। काउंटर पार्ट ये भी है कि किसी को तो असेक्सुअली फील होता है, कईयों को बहुत ज्यादा फीलिंग है, कईयों को हर समय ये लगता है कि हाँ सेक्स बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठ गया है, उनको लगता है कि बस ये, इससे ज्यादा मजा तो किसी चीज में है ही नहीं, और बहुत ज्यादा फैंटेसीज हैं,
और वो कहीं ना कहीं उनके करियर को, उनकी स्टडी को खराब भी करती हैं और उनकी मैरिड लाइफ को भी आगे इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि अभी तो वो 11, 12, 15 साल के हैं, आजकल बहुत यंग एज में होने लग गए। बिल्कुल है। तो जब शादी का टाइम आता है तो 10 साल में उन्होंने इतना सब कुछ कर लिया होता है उससे पहले कि शादी के टाइम पे अब वो जीरो हो चुके हैं। अब उनको लगता है कि अब तो गया, उसके बाद उनके ट्रस्ट ही खत्म हो जाता है। वहां वो मैरिड लाइफ को बचाने के लिए इस एज में कितना रिस्ट्रिक्शन करें दोनों लड़का और लड़की, वो प्लीज बताइए। इसको ना ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि आजकल हो क्या रहा है ना, आपको सेक्स के बारे में पता सब कुछ है, ठीक है, तो आपका माइंड एक्टिव है क्योंकि आपने इतना कुछ देख लिया दैट योर माइंड वांट्स इट, ठीक है, बट योर बॉडी इज नॉट वेरी एक्टिव। क्यों? क्योंकि बॉडी थक रही है, इतना इन्वायरमेंटल क्लैशेस हैं, इतनी पॉइजनिंग है, इतना पॉल्यूशन है, आप खाना कैसे कर रहे हैं, सब कुछ। तो आजकल एवरी सेकेंड पर्सन इज मेंटली दे वांट इट बट बॉडी सपोर्ट नहीं करता। ट्रू, ठीक है, कि यार इतना नहीं हो पाता, करना तो मैं रोज चाह रहा हूँ लेकिन होता नहीं है, डॉक्टर क्या करें, ठीक है। तो एक तो हम बहुत जल्दी ना इन सब चीजों को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये बात भी सही है कि आप अर्ली एज में अगर मल्टीपल पार्टनर्स करें, क्योंकि दे आर वेरी इजी टू गेट अ बॉडी। मैं तो अब मेल फीमेल भी बात नहीं करती, अब तो मैं बोलती हूँ इट्स वेरी इजी टू गेट अ बॉडी फॉर प्लेजर, ठीक है ना, बहुत आसान है। तो आपको कोई मिला, आपने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए, आप खुल के उसके बारे में बात कर रहे हो, आप तो ट्रूथ एंड डेयर भी वैसे कर रहे हो, सब कुछ वैसे गेम्स खेल रहे हो। तो जब वैसे वाला हो जाएगा, वही बात है, किसी ने एक्सट्रीम देख लिया हो तो फिर वो छोटा वाला उसे प्लीज नहीं करता। फिर जब कनेक्शन ही मैरिज किया, डेफिनेशन ही बुक्स में यही है दैट मैरिज इज अ लीगल कनेक्शन टू हैव सेक्स एंड रिप्रोड्यूस अ चाइल्ड। मैरिज का डेफिनेशन क्या है? यही है, ठीक है। तो जब वो कनेक्शन ही वो बिल्ड है, मेरे को तुमसे वो इमोशनल बॉन्ड, वो सेक्सुअल बॉन्ड चाहिए ही नहीं है, मुझे वो एक्सट्रीम लेवल पुश ही नहीं कर रहा, क्योंकि शुरू में तो फिर भी ठीक है, विद सम टाइम इट विल गो। तो जब वो बॉन्ड ही नहीं पुश कर रहा तो मैरिज डिस्टॉर्ट होती है, इसी वजह से डिवोर्स, कलेश बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप अट्रैक्शन लूज करते जाते हो और फिर आप इसलिए बंधे हो कि बच्चे हो गए या जिम्मेदारियां हो गई, आप मिस कर रहे हो। और जब आप डेफिनेटली वो चीजें, वही बात देखो, मैं जिसके साथ मैरिड हूँ, एक पर्टिकुलर फीलिंग के बाद मुझे उसकी किस से वो किक नहीं आएगा जो पहली बार आता था, जब हम पहली बार मिले थे, है ना, वो वाला नहीं आता है। बट वी किस, वी डू सेक्स आउट ऑफ सैटिस्फैक्शन एंड वननेस, इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि मुझे फील होता है कि इस आदमी को आज भी मैं चाहिए हूँ, ही इज माइन, ठीक है। लेकिन वो वाला या यंगशिप वाला तो प्लेजर नहीं है ना। लेकिन आज भी अगर मैं उस प्लेजर के लिए इस आदमी को रोज तड़पाऊं, उसे ब्लेम करूं, उसे क्वेश्चन करूं, तो इसको तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी ही ना। ट्रू, ये फिर डॉक्टर के पास भागेगा, ये फिर गिल्ट में आएगा और फिर इसको लगेगा इसकी शादी टूटी, फिर दूसरा कोई जैसी इसको सिंपैथी दिखाएगा या एक्स्ट्रा मैरिटल में भागा। तो मैं वो चीज ना करूं ना जो मैंने पहले, अब हम रोक नहीं रही कि आप बिफोर मैरिज रिलेशनशिप्स में मत जाओ, आप हो ओके है, आप नहीं हो ओके है, आप सेक्सुअली कंफर्टेबल हो, आप करना चाहते हो ओके है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बाउंड्रीज में इनको समझना पड़ेगा। फिर वही बाउंड्री वाली कला आती है कि आपको समझना पड़ेगा कि मेरे को किस लेवल तक एक्सपैंड करना है। कई लोग आज भी हैं जो बोलते हैं जब तक मेरी शादी नहीं होती आई डोंट वांट टू डू विद एनीवन। दैट्स ग्रेट, है ना, आज भी हैं ऐसे लोग, ठीक है, छोटा मोटा केस हुआ कुछ है, बट दे डोंट वांट टू डू एक्सपेरिमेंट इट, आज भी हैं। और जब उन्हें ये पता चल रहा है कि उसने किया या ये किया, तो ये भी आपस में शेक हो जाते हैं अंदर से कि माय पार्टनर इज नॉट लाइक दैट, है ना, ऐसा क्यों नहीं हुआ। अरेंज मैरिजेस आज भी हो रही हैं भाई, अगर आपको लग रहा है कि सबकी लव होती है, नहीं नहीं नहीं, लोग बैठे हैं जो फोकस कर रहे हैं और उनकी कोई मैरिज टूटती नहीं है। दिस इज अ मिथ कि लव मैरिज ही सक्सेसफुल है या सेक्स बिफोर मैरिज ही अच्छा है। हमने इतने कंसेप्ट चला दिए ना कि शादी से पहले हमें ट्राई करना चाहिए सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, मूवीज में इतना खुल के बात हो रही है, कर सकते हो, कोई मना नहीं है, बट अगर आप ये रेस में भाग जाओगे कि इसके साथ भी करा, वो भी करके देखा, ये भी करके देखा, डेफिनेटली ये शादी के बाद बहुत फीका होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा और फिर क्लैशेस बढ़ेंगे। शादी से पहले लड़के, आजकल आपको पता है कि इंडिया में जो माहौल है, लड़के फ्री हैं, लड़कियां फ्री नहीं हैं। तो जब लड़के फ्री हैं तो वो तो अपनी वर्जिनिटी खो देते हैं शादी से पहले, मतलब जनरली अमूमन ऐसा होता है, जरूरी नहीं है, बहुत सारे अच्छे लड़के भी हैं जो कहते हैं कि ठीक है मुझे वर्जिन ही रहना है। लड़कियां भी बहुत सारी ऐसी हैं जो कि अपनी वर्जिनिटी शादी से पहले खो देती हैं, राइट। लेकिन जब टाइम आता है, बहुत अच्छा रिश्ता आया है, और फिर जब वो आपस में सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के लिए आपस में जब बात कर रहे होते हैं लड़के लड़कियां, एक दूसरे से कॉमन क्वेश्चन होता है, आर यू अ वर्जिन।
लड़का स्पेशली लड़की से पूछता है ना, प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हो जाती है। एक अच्छा रिश्ता ये झूठ से जा सकता है। बिल्कुल है, जाता है, और इसलिए लोग फिर झूठ बोलते भी हैं। हाँ। और फिर वो डरते भी हैं कि बताया तो। कितने कॉल्स हैं मेरे पास जिसमें लड़की कहती है उसे पता तो नहीं चल जाएगा ना, या आप मुझे बताओ कि कैसे होता है ये। ही रेगुलरली क्वेश्चंस मी। कितने कॉल्स हैं, मैं आपको रोजमर्रा में दिखा सकती हूँ कि आप ना प्लीज वो मतलब जस्ट टॉक टू माई हस्बैंड एंड टेल हिम दैट इट इज एवरीथिंग इज फाइन। पहले तो वर्जिनिटी का कंसेप्ट हटाओ, क्योंकि ये जितना हम डिलीवर करते जाएंगे ना उतना आगे डर और क्वेश्चंस। फिर वही बात है, जो चीज डर है ना लोग उसे थ्रिल लेते हैं। ट्रू। वो करना चाहते हैं कि अच्छा ऐसे टूटती है तो करके देखते हैं, क्योंकि वो तो अनएक्सप्लोर्ड है ना, तो आउट ऑफ थ्रिल कर रहे हैं लोग। तो बेटर पहले तो ये कंसेप्ट ही हटाओ। अगर आपको कुछ डिलीवर करना है तो ये डिलीवर करो दैट गेट इन्वॉल्व विद द पर्सन अपनी समझ से, जिसको आप ट्रस्ट करते हो, जिसको आपको लगता है कि मैं लॉन्गर टर्म चल रहा हूँ। ठीक है, और अगर लॉन्गर टर्म आप चल के कर लेते हो लेकिन फिर भी वो साथ नहीं रहता, तो फिर वर्जिनिटी का मामला देकर उसके कस्मे वादे उसको ब्लैकमेल मत करो। आपने खुद भी तो इन्वेस्ट किया था ना उस रिलेशनशिप में। अब उसको ये मत बोलना कि तूने तो ये करा है मेरे साथ, तूने तो ये किया। आप भी तो रेडी थे ना, आपने भी तो दिमाग लगाया था ना उस एज में। अब हो गया, कोई बात नहीं, अब आगे चलो। बट इससे आपको समझ आएगी, इससे आप अपनी गलतियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे। इसके लिए आप अपने नए पार्टनर को बोल पाओगे कि मैंने तो बहुत इन्वेस्ट किया बट दिस पर्सन वाज नॉट लॉयल टू मी, रादर देन सेइंग कि ही यूज्ड मी, ही डिड दैट, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो अगर हम समझ के साथ करेंगे तो वर्जिनिटी के कंसेप्ट्स को ब्लॉक करें। प्लस वर्जिनिटी कैन नॉट बी चेक्ड। ये निकालो कि ये चेक नहीं हो सकती है कि डॉक्टर ऐसे इंस्ट्रूमेंट लेके बोलेगा हाँ शी इज पास, शी इज फेल, लेफ्ट राइट स्वैप नहीं कर सकते हम। ठीक है, कि पास है या फेल है, बिल्कुल भी नहीं। तो वर्जिनिटी कैन नॉट बी चेक। मेल भी वर्जन्स हो सकते हैं, फीमेल भी वर्जन होती है। फर्स्ट नाइट ब्लीडिंग दोनों को हो सकती है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहली बात हो सकता है दूसरी रात आ जाए, क्योंकि आप जितना एग्रेसिवली करोगे उतना मेल और फीमेल दोनों में ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो इसलिए ये मत सोचो कि लड़की को नहीं हुई है तो रिजेक्टेड है, निकालो। ठीक है, शादी आज और फ्यूचर है, शादी पास्ट में क्वेश्चन करने के लिए नहीं करी जाती। ठीक है, हाँ आपका पार्टनर बताए, जब वो समझदार होगा तो बताएगा, अगर वो डरेगा तो आपसे छुपाता ही रहेगा। बिल्कुल सच। तो वर्जिनिटी पे इससे ज्यादा ये क्वेश्चन करो कि डू यू हैड अ पार्टनर, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, व्हाट यू लर्नड एंड व्हाई यू फेल्ट टू बी सेक्सुअल विद हिम। आपको क्यों लगा कि मुझे उसके साथ फिजिकल हो जाना चाहिए, रादर देन सेइंग तू फिजिकल थी, तू गलत है, तू ऐसी है। पूछो ना ऐसा क्या था कि आपको कुछ समझ ही नहीं आया एंड यू वेंट फिजिकल। मैं एक बार और इसको करेक्ट करना चाहता हूँ। अगर किसी लड़की के फर्स्ट नाइट में, जब वो शादी हो गई, फर्स्ट नाइट है उसकी, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, फिर भी वो वर्जन हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, ये आप नोट करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी वजह से शादी तोड़ देते हैं। पहली नाइट के बाद मैंने खुद ने देखा है, पहली नाइट के बाद ये नहीं हुआ, उसने शादी तोड़ दी। ऐसे तो लड़कियों को भी ना बोल देना चाहिए कि तुझे भी ब्लीडिंग नहीं हुई, मैं नहीं कर रही। पर लड़कियों को इतना डरा रखा है ना कि तेरे को ही होनी चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट्स नहीं है ना, तो भाई तेरे को देखेंगे, उसको नहीं देखेंगे। जब अगर लड़कियां मास्टरबेट करती हैं, almost 30 to 40% girls masturbate. So if they are masturbating, if they are active physically, they run, they do horse riding, घर पे छोटा सा पोछा लगाना, ये सब अगर आपके स्क्वाट्स हैं, आप कर रहे हो, आप जिम्स कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको ब्लीडिंग ना हो। और कई गर्ल्स को तो बचपन से ही हाइमन नहीं होता। बढ़िया, तो ये नोट करो भाई। इसी चक्कर में, इस मिथ के चक्कर में, मिथ्स की बात हो रही है, एक और क्वेश्चन लेंगे, उसमें मिथ पे ही चलेंगे। एक और आखिरी सवाल यंग एज के लिए, उसके बाद हम अगले सेगमेंट पे चलेंगे। कॉन्डम की बात करते हैं, क्योंकि लड़कों को तो फ्री कर रखा है, वैसे लड़कियों के लिए भी कॉन्डम्स आते हैं, बिल्कुल, बट लड़कों को तो फ्री करके रखा हुआ है। लेकिन इस एज में एक बहुत बड़ी रिस्क है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर हो गया तो लाइफ ही चली जाएगी। उसके मिथ को तोड़ते हैं। और क्या मल्टीपल पार्टनर से उसको एड्स हो सकता है, या फिर एक पार्टनर से भी, एक लड़की के साथ करने से भी हो सकता है? कॉन्डम कितना इंपॉर्टेंट है इस केस में? क्या कॉन्डम पहनने के बावजूद भी हो सकता है?
इस मिथ के बारे में? देखो हम सिर्फ एड्स को यहाँ सेंटर नहीं करते, हम बात करते हैं STIs की, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। जितना एड्स आपकी जानलेवा है उतना ही दूसरे STI इन्फेक्शंस हैं, चाहे वो साइफिलिस है, चाहे गोनोरिया है, चाहे नीचे चकत्ते हो जाना हो सकता है, आपको ऐसे रैशेस और इरिटेशन हो जाती है और वो सारी जिंदगी रहती है और फिर वो आपके दूसरे पार्टनर को भी ट्रांसफर होती है। सोचो नीचे ऐसे फोड़े पिंपल्स हो जाएं, हाउ पेनफुल इट इज, है ना, हमें जरा सा भी कुछ हो जाए तो ये सब चीजें हैं। प्लस इफ यू आर डूइंग ओरल्स आपको माउथ में भी हो जाता है, ठीक है। तो STI बॉर्डर टर्म में अगर हम बात करें, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचने के लिए कॉन्डम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप मल्टीपल या एक की बात कर रहे थे, एक से हो या मल्टीपल से हो, अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम्स हैं तो आपको हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, यू आर मिसिंग आउट अ होल ऑफ थिंग। इसलिए अगर आप किसी ऐसे के साथ हो जिसका मेडिकल बैकग्राउंड आपको नहीं पता है, ठीक है, वैसे तो हम शादी भी किसी ऐसे से करते हैं जिसका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं पता होता हमें, हमने उसके माँ बाप देखे, घर परिवार देखा, बट एटलीस्ट कोई आंसरेबल तो है। किसी को जाके पकड़ के डंडा तो मार दोगे, केस तो कर दोगे, यहाँ पे तो आपको पता ही नहीं है। तो जब आप किसी ऐसे के साथ हो जिसका मेडिकल बैकग्राउंड, जिसका और सब चीजें आपको नहीं पता है, डोंट टेक अ रिस्क एट ऑल। किस करना, बॉडी सक करना, ये भी क्वेश्चंस आते हैं, या फिर हमने तो बस फीट्स छुए थे, या हमने तो सिर्फ ऊपर ऊपर से रब किया था। अगर आपकी बॉडी में से फ्लूइड निकला है, बी इट अ प्रीकम और वजाइनल डिस्चार्ज और ओरल स्लाइवा या फिर ब्लड, क्योंकि हमें कट्स भी होते हैं कभी कभी, तो अगर ऐसा कुछ भी है भाई 1% भी रिस्क नहीं लेना। फिर हम HIV की बात करें ना, अगर हम एड्स की बात करें तो एड्स ऐसा नहीं है कल पकड़ लोगे तुम, नहीं पकड़ पाओ। सॉल टेस्ट कराते रह जाओ, 3 महीने में कराना है, फिर 6 महीने में कराना है, फिर साल कराना है, फिर अगले 3 महीने में, तो आदमी तो इसी में उलझा रहता है। ट्रू। कोई दवाई नहीं है स्पेसिफिकली। प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट की किट्स आती हैं लेकिन वो भी इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, लोग बात ही नहीं करना चाहते। फिर तेरा एक सेक्स ना सारी जिंदगी तेरे को सेक्स से डरा देगा। ट्रू। तो करना ही नहीं है, ठीक है। और कॉन्डम्स पहनो, और कॉन्डम्स हर जगह के लिए बदलो। ये भी मैं बहुत बार बोलती हूँ, इफ यू लाइक एनल, वी आर नॉट पुशिंग यू नॉट टू डू इट। इफ यू लाइक ओरल, कर लो, आपको वजाइनल पसंद है आप कर लो। कॉन्डम्स चेंज करो, एक ही कॉन्डम हर जगह मत डालो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मुझे भी नहीं पता था। हाँ, जैसे आप फ्लेवर्ड कॉन्डम्स यूज कर रहे हो, है ना, एक तो लोगों को पता नहीं है कि फ्लेवर्ड कॉन्डम पेनिट्रेटिव सेक्स के लिए नहीं होते। ओके, ठीक है, वो जाते हैं, वो बोलते हैं कौन सा लेगा, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, उसे ये नहीं पता कि अगर तू सेक्स करेगा तो ये कॉन्डम काम नहीं करेगा। दिस इज फॉर ओरल ओनली। अच्छा, यस। सो पेनिट्रेशन कॉन्डम्स कोई और होते हैं, दे आर प्योर लेटेक्स पॉलीयूरेथेन कॉन्डम्स जो कि वैसे आते हैं। तो अगर शॉप पे अगर किसी को कॉन्डम लेने जाना है स्पेशली STD से बचने के लिए, तो क्या मांगना चाहिए? नहीं, देखो वैसे फ्लेवर्ड कॉन्डम्स हेल्प्स, बट वो वजाइनल इंटरकोर्स के लिए नहीं है क्योंकि उनका ल्यूब्रिकेशन वैसा नहीं है। ओके, ठीक है, दे आर मोर इनटू फ्लेवर्स, उसमें चीनी जैसा चीज है, ठीक है, तो वो फीमेल को इरिटेशन कॉज करती है नीचे। तो फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आर नॉट एट ऑल फॉर सेक्स, ठीक है। यूज अ नॉर्मल कॉन्डम, ठीक है। उसमें भी फिर डीले कैटेगरी के हैं और वो है, लेकिन फिर वो ओरल के लिए नहीं है। ओके, ठीक है। अगर आप नॉर्मल गवर्नमेंट सप्लाइड लेटेक्स कॉन्डम लेते हो जो गवर्नमेंट देती है, हर STI सेंटर्स में, हर PHC में, पब्लिक हेल्थ सेंटर में मिलता है, गांव में हर जगह मिल रहा है, वो प्रॉपर लेटेक्स का है और वो इतना बैड स्मेल करता है कि आप उसको मुंह में नहीं डाल सकते हो। ट्रू। वो बहुत ही अलग, वो तो आप पकड़, इट्स ओनली फॉर सेक्स। गॉट इट। तो अगर हम कोई ये भी बोल रहे हैं कि ये ओरल है, ये रिब्ड है, ये है, तो भाई ये अलग अलग है। अगर आप एनल कर रहे हो तो वजाइनल के लिए आप कॉन्डम बदलोगे, गॉट इट, सेम नहीं यूज करोगे, नहीं तो फीमेल पार्टनर को तो प्रॉब्लम्स हैं ही, आपको भी हैं। इसलिए ये कंसेप्ट भी बदलना है कि हमने तो ऊपर से ही किया था, बस मैंने, ऐसे भी लड़के बोलते बस मैंने एक बार डाला उसके बाद फिर मैंने कॉन्डम पहन लिया, तो तेरे एक बार डालने से भी प्रॉब्लम है। गॉट इट। मुझे प्रीकम हुआ लेकिन मुझे फीमेल की थाइस पे ही हुआ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ। श्योर हो, अब मेरे को बता रहे हैं कि मैम ऐसे से हुआ फिर ऐसे हो गया था, तो मैं बोलती हूँ भाई मेरे को नहीं पता है ना इतना, लेकिन मुझे इतना पता है कि डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है। मैं लिख के नहीं दे सकती हूँ बट प्रॉब्लम हो सकती है। गेट योर सेल्फ अ PP किट स्टार्टेड,
ठीक है, जो प्रोफाइलैक्सिस की वायरल किट होती है, आई कैन नॉट रिकमेंड इट, द गवर्नमेंट डॉक्टर्स एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिकमेंड्स इट। तो वहां से जाके कुछ केमिस्ट भी दे देते हैं अंडर द टेबल, बट ऐसा कुछ है तो लेना शुरू कर दो। नेहा मैम, बहुत सारे सेक्स से जुड़े मिथ्स भी हैं, उसके बारे में बात अभी करूंगा, लेकिन उससे पहले जब आपने इतना सब कुछ बताया तो मेरे दिमाग में एक छोटा सा सवाल और आ गया, बिकॉज हम कॉन्डम की बात कर रहे थे, लेकिन क्या होता है, ठीक है भाई, हम कॉन्डम तो लेने जाना पड़ेगा, किसी के पास अरेंज नहीं होता कि अभी सेक्स हो ही जाएगा, तो इतना समय नहीं है, मेडिकल स्टोर पे जाने के बाद उन्होंने जज्बातों में आके दोनों ने सेक्स कर लिया। अब लड़के का तो कुछ नहीं है, उसको तो क्या ही है, लेकिन लड़की को प्रॉब्लम हो सकती है इस टाइम पे एक ही बार में, क्या पहले ही सेक्स में वो प्रेग्नेंट हो सकती है, और अगर उसे उसमें बचना हो तो उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, ये यूएस नहीं है कि ठीक है सिंगल मदर है तो वो पाल लेगी, यहाँ पर तो बहुत प्रेशर झेलना पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए लड़कियों को क्या करना चाहिए? देखो, अगर हम बात कर रहे हैं एसटीआई या इस सेक्सुअल इन्फेक्शंस की, तो डेफिनेटली उसका कोई भी ट्रीटमेंट पोस्ट सेक्स अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये प्रोफाइलैक्सिस किट है जो हम ले सकते हैं। अदरवाइज अगर हम कंसीविंग की बात करते हैं या बेबी होने की बात करते हैं तो 72 आवर पिल इज अवेलेबल, ठीक है, जो कि आसानी से आपको केमिस्ट स्टोर पे मिल जाती है। वो 100% काम करती है? 100% काम करती है, ठीक है। जितना आप उसे अर्ली ले लोगे उतना बेटर है। अगर आप सोचो कि 5 दिन का टाइम है, 72 आवर्स है, अभी तो 5 दिन है तो 5वें दिन लूंगी, ऐसे नहीं, ठीक है। जितना अर्ली आप उसे ले लो उतना बेटर है। सिंगल पिल है, बिल्कुल सिंगल पिल है, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, और उसको लेने के बाद हो सकता है आपको बहुत अर्ली पीरियड्स आ जाए या थोड़ा देर से, मतलब आपकी डेट 20th की हो सकता है 28th को आए, ठीक है, लेकिन डरना नहीं है। मेरे पास ये भी कॉल्स हैं कि हमने आई पिल ले लिया था लेकिन अब तो पीरियड्स ही नहीं आ रहे, कंसीव तो नहीं हो गया। तो कितनी बार मैं बोलती हूँ इट्स ओके, अगर आपने लिया है तो घबराओ नहीं, ठीक है, और अगर आपने कॉन्डम के साथ भी किया तो भी घबराओ नहीं। पीरियड्स ऊपर नीचे आपके स्ट्रेस पे डिपेंड करते हैं। अगर आप टेंशन लिए जा रहे हो नहीं रहे तो नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको रिलैक्स रहना पड़ेगा। आप अपने बोलते हैं ना, अपनी पैकिंग अच्छी रखो, ठीक है, और दिक्कत फिर फटेगा नहीं अंदर से, तो दैट इज ओके, ठीक है। फिर आईपिल है जो फीमेल को प्रोटेक्ट कर सकती है, बट इट शुडंट बी रेपिटेटिव। ये नहीं सोचना है कि हर बार का काम बना लिया, आप गए, आपने खाया, फिर गए और खाया, आपको आगे बच्चा होने में प्रॉब्लम आएगा। योर फर्टिलिटी विल बी वैनिश्ड, फिर आपको समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। इसलिए ठीक है, अपने 1.5 साल में एक बार आईपिल ले लिया, इट्स ओके, लेकिन लड़के जो ये दिमाग में बना लेते हैं ना कि क्या हो गया, गोली खिला देंगे, टेक इट आउट फ्रॉम योर माइंड, दिस इज नॉट राइट। बहुत हाई हॉर्मोन्स हैं, कैसे वो पिल में क्या है ये समझो। उसमें एक हार्मोन है जो आपकी बॉडी बनाती है, लेकिन उसकी इतनी परसेंटेज है कि अगर वो दो सेल्स जुड़े भी हैं आपस में तो उसको डिस्ट्रॉय करती है। ओके। वो हमारे बॉडी का हार्मोन है, लेकिन इतना ज्यादा लेवल पे है कि वो तोड़ देती है। सिमिलरली विद योर 1 month एबॉर्शन किट, अब तो अंडर द टेबल भी नहीं मिलती, गायनेकोलॉजिस्ट लिख के देगी तो ही मिलेगी, लेकिन पहले मिल जाती थी, ठीक है। वो 1 month किट भी आप 1.5-2 महीने पे लेते हो, तो फिर बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे के कुछ पार्ट्स बॉडी में ही रह गए, फिर वो एलर्जी कॉज कर रहे हैं, कैंसर ग्रोथ कर रहे हैं, या फिर आपने ध्यान, कई लोग ऐसे भी हैं जो 1 month की पिल ले लेते हैं, 72 आवर्स तो नहीं ली, 1 महीने के लिए, फिर भी बेबी हो गया, बट फिर वो बेबी को प्रॉब्लम्स होती हैं, बेबी अपंग है या उसकी मेंटल ग्रोथ रुकी हुई है, क्योंकि उस हार्मोन ने जाके अंदर बच्चे को परेशान तो किया है ना। तो वो क्या होता है, बच्चा चल नहीं पा रहा है, या वो बोल नहीं पा रहा है, या उसको आंखों में इश्यूज हो गए हैं। तो भाई ऐसे प्लेजर के लिए इतने बड़े बड़े रिस्क नहीं लेने हैं, बहुत गलत है। ये भी तो डर है कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो औजार मार के अबॉर्शन करेगी, इसलिए दवाई ले लो। गायनेकोलॉजिस्ट लड़ रहे हैं इससे कि भाई अबॉर्शन करा लो ना। ट्रू। वो क्यों कर रहे हो, एटलीस्ट तुम सेफ तो हो नीचे से। ट्रू। लेकिन नहीं, हमें तो पिल लेना है, और यही तो फिर डर वाला धंधा है ना, फिर केमिस्ट कमाता है उससे। अब इसमें एक और मिथ है जनरली, मतलब क्योंकि मैं भी उस एज से निकला हूँ, जनरली लड़कियों में ऐसा रहता है कि अगर आपने सेक्स किया है, कॉन्डम नहीं है उस टाइम पे, तो ठीक है, अगर इंजेक्शन वजाइना में ही हो गया है तो फटाफट से जाके वॉश कर लो या पी कर लो, पॉसिबल है उसे या नहीं? ये भी मिथ है, लेकिन ये उस केसेस में अच्छा है जब आपको
कोई माइनर इन्फेक्शंस की बात कर रहे हो। Okay. अगर STIs हैं और ये हैं तो इन पे ये काम नहीं करता। पी करना, फटाफट से वॉश कर लेना या खड़े हो जाना या टिश्यू पेपर से रब कर लेना, ये सिर्फ माइनर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से डील कर रहा है। प्रेगनेंसी कम हो जाएगी ऐसा नहीं है। ओके, तो ये भी एक मिथ है भाई, नोट कर लो। तो चलो मिथ की बात ही चल रही है तो बहुत सारे मिथ हैं, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला है कि ठीक है, आपको मिल गया, आप आपस में आपकी इंटीमेसी का आपको लगा कि फीलिंग आ गई है, कर लेते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखो, कॉन्डम यूज़ करो, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, लड़कियों का कॉन्डम कितना सक्सेसफुल है? सक्सेसफुल है लेकिन वो कम्बरसम है। जैसे मेल कॉन्डम पहनना इजी है, फीमेल कॉन्डम पहनना डिफिकल्ट है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है लेंथ में। इट्स मोर लाइक अ लीफी फ्लैप। प्लस इंडिया में अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि सेल ही नहीं है, महंगा इतना है, तो ऑब्वियसली जो बिकेगा वही तो दिखेगा। तो वो है ही नहीं, बहुत सारे उनके पास अवेलेबल ही नहीं है। तो है, इफेक्टिव है डेफिनेटली, और स्पेशली उन फीमेल्स के लिए जिनके हस्बैंड्स प्रिकॉशंस नहीं लेते, या फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स के लिए जिनको लगता है कि हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, तो फिर वो ले सकती हैं, बट इट इज़ वेरी कम्बरसम, प्लस मिलता ही नहीं है। चलिए अब मिथ की तरफ चलते हैं। बहुत देर से मैंने किसका के फाइनली इस पे पहुंचा हूँ। कुछ मिथ बर्स्ट करते हैं, आपको बताना उसमें सच्चाई कितनी है। पहली, क्या आदमी में यानी कि मेल में सेक्सुअल इंटीमेसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू विमेन? क्या ये मिथ है? बिल्कुल मिथ है। पुरुषों को ब्लेम किया जाता है कि ये तो हर 9 सेकंड में सेक्स के बारे में सोचते हैं, या तो ये चलते हुए सोचते हैं। हर वो आदमी सेक्स के बारे में रेगुलरली सोचता है जो या तो उससे अट्रैक्टेड हो या खुश हो। विमेन में Yes. If she is happy with the husband, she is happy with the partner, she is actually very excited to have it. लेकिन अगर आप उसे पेन दे रहे हो या आप उसे धरका रहे हो, जैसे बोलते हैं ना भीख मांगनी पड़ती है सेक्स के लिए, भी बहुत कॉमन इशू है कि आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर को मनाना पड़ रहा है, तो फिर डेफिनेटली आपकी फीलिंग्स बंद है और फिर वही सोच रहा है जिसको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिजिकल अट्रैक्शन जरूरी है सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के लिए? शुरुआत के लिए तो जरूरी है डेफिनेटली, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन होगा ही नहीं तो आप, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट बॉडी फर्स्ट, माइंड तो बाद में मिलता है, शारीरिक मेल है सबसे पहले तो अगर फिजिकल अट्रैक्शन है तो डेफिनेटली सेक्सुअली आप बहुत जल्दी बेड पे आ जाओगे, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे आपको विचारों का पता चलता है, आप कनेक्ट करते हो, फिर वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन प्लेज अ मेजर रोल टू बी ऑन बेड। क्या एक बच्चा, मतलब शादी के बाद बच्चा हो जाता है या फिर जब भी बच्चा हो, क्या एक बच्चा आपके रिलेशनशिप को, सेक्सुअल रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करता है या वीकन करता है? देखो, अगर आप बच्चा इसलिए कर रहे हो कि उसके बाद आपकी शादी टूटेगी नहीं और कला कलेश कम हो जाएंगे, तो ये मिथ है, क्योंकि बच्चा होते ही जिम्मेदारियां डबल होती हैं और आपकी इंटीमेसी या बॉन्डिंग्स में दरार आती है, ठीक है। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि तुम दोनों की ज्यादा लड़ाई हो रही है, तुम दोनों जॉब करने जाओ, तो जॉब करने के बाद बातें जरूर कम हो जाएंगी, लेकिन प्रॉब्लम तो सेम ही है, बातें तो आप कम कर रहे हो, तो बच्चा होने के बाद होगा नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप हैप्पी कपल हो और आपका बच्चा हो रहा है, तो उसके बाद आप बेटर मेच्योरली लव को समझ पाते हो, तो वो आपका रिलेशनशिप ग्रो करता है। तब आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन से ज्यादा आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो। एक और मिथ है जो यंग एज में रहता है बेसिकली, क्या ज्यादा मास्टरबेट करना पेनिस लेंथ को बढ़ाता है? बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता छोड़ो। अगर आप बहुत ज्यादा मास्टरबेट कर रहे हो तो आपके टिश्यूज में प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि योर पेनिस इज नॉट बोन, इट्स अ टिश्यू ओनली, मसल है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज्यादा मास्टरबेट कर रहे हो तो आपके टिश्यूज को हार्म हो सकता है, वहां की नर्व्स में प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पेनिस का कर्व राइट एंड लेफ्ट हो सकता है, और डेफिनेटली साइज कम हो सकता है, तो बढ़ तो कभी भी नहीं सकता है। एक और क्वेश्चन है, क्या साइज ज़्यादा होने से, पेनिस साइज ज़्यादा होने से एंजॉयमेंट या फिर यूँ कहें कि सेक्सुअल रिलेशनशिप, आई मीन सेक्सुअल अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ता है? लोगों को ऐसा लगता है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत प्लेटफॉर्म्स पे आंसर किया, और मैं बोलती हूँ कि पेनिस लेंथ इज ओनली लाइक, वो तभी मैटर कर रहा है जब वो आपके दिमाग में, आप देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो लेंथ को टेक्निक नहीं पता है, उसे समझ नहीं आता है, वो कंसेंशुअल प्ले नहीं कर पाता है, उसे फोर प्ले नहीं समझ आता है, तो डेफिनेटली उस लेंथ से फीमेल को कोई बेनिफिट नहीं होगा। जस्ट फॉर द अपीयरेंस इट्स नाइस। क्या शिलाजीत इन सब इरेक्शन और पेनिस लेंथ को इम्प्रूव करती है? शिलाजीत का पेनिस लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। शिलाजीत इज ओनली अ सप्लीमेंट दैट बूस्ट योर सेक्सुअल स्टेमिना,
ठीक है। शिलाजीत, अश्वगंधा, कौंज बीज, कोकशुरा, ये सब आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं जो सेक्सुअल हेल्थ भी बेटर करते हैं, लेकिन ये आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बेटर करते हैं। इसलिए सिर्फ सेक्स के लिए उसे खाना दिमाग से निकालो, वो बाकी बेनिफिट भी कर रहा है। इफ यू फाइंड शिलाजीत इन समबडीज किचन, उसे ये मत सोचना कि भाई ये तो रोज ही करता होगा इसलिए खा रहा है, नहीं। शिलाजीत कैन बी ईटन एज इन सप्लीमेंट। वो ओवरऑल बॉडी बेटर कर रहा है, वो आपके सारे सिस्टम्स बेटर कर रहा है। तो इसलिए शिलाजीत को सीधा सेक्स से जोड़ना ठीक नहीं है, वो ओवरऑल भी बेटर करता है, इसलिए शिलाजीत आप ले सकते हो। क्या टर्मरिक यानी हल्दी का दूध सेक्सुअल इंटीमेसी को बढ़ाता है? बिल्कुल बिल्कुल, टर्मरिक है या मिल्क, वैसे भी अगर आप किसी के साथ मिक्स करते हो तो आपकी सेक्सुअल एफ्रोडियासिक है, हम कह सकते हैं, तभी फर्स्ट नाइट पे देते हैं। कई लोग सनातनी होते हैं, मतलब वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो उनको ऐसे जब वो भगवान का नाम रेगुलरली लेते हैं तो उनको एक बच्चा भी ऐसे चाहिए होता है जो भगवान का स्वरूप हो। तो एक मिथ भी है कि ब्रह्म मुहूर्त में सेक्स करने से उस तरह का बच्चा पैदा होता है, ऐसे कोई मिथ सुने आप? बिल्कुल, लेकिन देखो, ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ बच्चा ही नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में सब कुछ करो तो अच्छा है। जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में सारी चीजें करो। तो अगर आपको ऐसा नहीं कि अलार्म लगा के उस समय कर रहा है, लेकिन अगर आपका ये रूटीन है और आप ब्रह्म मुहूर्त को मन से मानते हैं तो डेफिनेटली सब अच्छा ही होगा। यहाँ पर लोग सेक्स मैगजीन्स की बात करते हैं, पर हमारे मंदिर भी हैं, खजुराहो के मंदिर, क्या आप गए हैं वहाँ पे? बिल्कुल। ठीक है, तो आप उसको मतलब इन टेम्पल्स को बेसिकली जो खजुराहो के मंदिर बने उसको कितना उचित मानते हैं? क्या लगता है आपको कि लोगों को वहाँ पे जाके समझना चाहिए इन चीज़ों को? बिल्कुल समझना चाहिए। जब हम बात, द मोस्ट इग्नोर्ड बुक ऑफ एशियंट हिस्ट्री इज कामा सूत्रा। पीपल डोंट वांट टू रीड इट। रीड तो छोड़ो, ऑब्वियसली जब कोई बोल रहा है आप वो ही नहीं सुन रहे हो तो आप बुक खोल के तो डेफिनेटली नहीं पढ़ने वाले हो, ठीक है। आज भी मेरी वीडियोस को प्लेजर की तरह लिया जाता है, उसे क्यों ज्ञान की तरह नहीं लिया जा रहा है? तो बुक से तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसी संस्कृति है, बिकॉज this is equally important. Sex is not about pleasure, it's more about oneness, it's more about loving yourself. आज आपको पता चले कि कोई है जो आज भी आप तैयार होते हो, आपको अप्रिशिएट करता है, आपको कितना मन होता है तैयार होने का, you feel valued, no? True. है ना? तो ये वैल्यू आपकी बॉडी सेक्स को ऐसे हवस या पाने जैसा या गंदा जैसा क्यों देखा जा रहा है? यही सारी चीजें वो एक संस्कृति का पार्ट है, इसलिए उनको टेम्पल्स में कवर किया गया है। और इफ यू सी द पोजिशंस देयर, या आप कुछ और देख रहे हो, तो वहाँ पे आपको ओरल्स के एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आपको थ्रीसम के एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आपको अलग अलग पोजिशन के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो वो भी बराबर है देखना। उस पर आप हंस रहे हो या आप उसे वैल्यू नहीं कर रहे हो और फिर आप उसे पर्सनली भी करना चाह रहे हो, तो कितना दोगलापन है ना, कि हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाहर भी। आई वेंट टू दिस थाईलैंड, है ना, दिस इज अ फेमस बीच जहाँ पे पेनिस इज बीइंग वर्शिप्ड। वी ऑल आर बीइंग बोर्न बाय दैट पेनिस ओनली। लिंग, जब आप शिवलिंग की बात कर रहे हो, आप लिंग पूजा कर रहे हो, आप ध्यान लिंगा कह रहे हो, व्हाट इज दैट लिंग? लिंग इज द अल्टीमेट पावर। वहीं से तो हम सब आ रहे हैं ना। तो अगर आप इसे वर्शिप कर रहे हो तो इसे हॉ, छी, दिस, दैट क्यों बोल रहे हो? आई वेंट टू अ वर्कशॉप, एक सेक्सुअलिटी वर्कशॉप में मैं गई। उन्होंने पता है कैसे उसका एंट्रेंस पे ना, दे मेड डॉक्टर्स वर्कशॉप है ये, ठीक है। तो व्हाट दे डू इज, जैसे शिव है, ठीक है, उस पे हमें हो सकता है लोग बहुत गालियां दें, बट दिस इज हाउ इट इज मेड, मैं आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने एंट्री पे क्या बनाया, दे मेड दिस शिव का पूरा डायग्राम विद रंगोली, ठीक है। तो लिंग है, एंड जैसे वो सांप लिपटा हुआ था जहां हम जल चढ़ाते हैं, राइट। तो दे टेल दैट दिस इज अ वजाइना and this is ling. Okay. So this is an ultimate power of male and female energy. Got it. This is a doctor workshop concept कि ये है oneness, जो हम बोलते हैं अर्ध हैं शिव, योग से बने हैं हम सब। This is this only. Okay. But हम इसे गलत ले रहे हैं, हम इसे बैड मानते हैं, वो गलत है। Finally, हम चलते हैं, हमने मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, ये सब बातें कर ली हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। इनकी दो बहुत अच्छी बुक्स मुझे फ़ोटोज़ में दिख रही हैं। इनकी राइटर हैं ये बुक्स। पहली बुक का नाम है 51 पोजीशंस फॉर एवरी वीक 365 डेज।
बाय डॉक्टर नेहा मेहता, ये आपको आई थिंक ऑनलाइन मिल जाएगी सब? बिल्कुल, मैंने ना ई बुक्स लिखी हैं क्योंकि रिसोर्सेज नहीं हैं। कितने कपल्स हैं जो कंसल्टेशंस के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो मैं बुक्स नहीं प्रिंट करा रही, तो मैंने ई बुक लिखे है जिससे वो खुद से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं प्रिवेसी के साथ। प्लस इन बुक्स में मतलब बहुत सारी पिक्चर्स हैं फॉर पोजिशंस, ताकि वो देख पाए, प्लस किस एंगल में रखना है, कुछ थ्योरेटिकल नहीं है इन बुक्स में, इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन। क्योंकि पोजीशन भी ना, हम सबकी बॉडी अलग है, मैं बोलती हूँ, अगर इतनी सारी पोजीशन बनी है तो कोई कंसेप्ट होता होगा ना, ठीक है, वो कंसेप्ट ये है कि हमारी बॉडी अलग, हमारा वेट अलग, हमारे प्लेजर्स अलग, हमारी पोजीशंस अलग, हम कहाँ कर रहे हैं वो अलग, तो हम सबको अलग अलग पोजीशन एक्सपेरिमेंट करनी है। एक ऐसा कपल जो हस्बैंड वाइफ दोनों ही हेल्दी हैं, एक ऐसा कपल कि हस्बैंड वाइफ दोनों का वेट 50-60 किलो या उससे कम है, सेम पोजीशन नहीं यूज कर सकते ना, अलग पोजीशन चाहिए। हाँ, लेकिन हर कोई वही मिशनरी कर रहा है, हर कोई वैसे कर रहा है, और किसी को एक चाहिए तो वो उसको नेगेटिवली परसीव कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो मेल्स जिनके साइज कम है या मशरूम साइज पेनिस है या कम है, वो मिशनरी पोजीशन एंजॉय ही नहीं कर सकता ना, उसको प्रॉब्लम आएगी। वो फिर क्या करेगा, वो फिर मे बी हो सकता है डॉगी स्टाइल करना चाहे क्योंकि लेंथ अच्छी है, या स्टैंडिंग पोजीशन। तो ये पोजीशन की जानकारी कौन दे रहा है? तो इस पे बात कर लेते हैं, अच्छा टॉपिक है। अगर कोई बात ही नहीं बात क्या, आधे से ज्यादा लोग तो जानना ही नहीं चाह रहे, उन्हें लगता है बस यही अच्छी है। आज भी अगर मैं बोलूं कि डॉगी स्टाइल पोजीशन, लोग टेक इट है ना स्पाइसी और समथिंग, अरे भाई जिसके को प्रॉब्लम है उसके लिए वो बून है। मतलब वो उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। मतलब ये कैसे एसोसिएटेड, मतलब अगर जिसका पेनिस साइज छोटा है उसको डॉगी स्टाइल नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। जिसको इरेक्शन वीक है, बहुत हार्ड नहीं रहता है, ठीक है, वो मिशनरी करे, क्योंकि मेल ऊपर है तो उसका इरेक्शन उसके कंट्रोल में है। ऐसे में अगर आप फीमेल ऊपर करते हो, काउगर्ल पोजीशन कहते हैं, अगर फीमेल ऑन द टॉप है तो वो उसके इरेक्शन पे थर्स्ट पड़ेगा, तो डेफिनेटली उसका टिकेगा ही नहीं। करेक्ट। तो आप जब तक इन पोजीशंस को नेगेटिव, वही खुजराव वाली बात आ गई, अगर आप इनको नेगेटिवली परसीव करोगे तो आप ज्ञान ही नहीं ले पाओगे कि मुझे कैसे करना। हम सब हेल्दी नहीं है, किसी के कोई अपंग है, किसी की टांग काम नहीं करती, किसी को कमर में इश्यूज रहते हैं, किसी को थायराइड है, किसी को शुगर है, हर कोई क्या एक्टिव पोजीशन ट्राई कर रहा है। पर ये बात तो सही है, हमें बुक्स में पढ़ाया नहीं जाता। अगर बुक्स में ये सब चीजें लिखी हो, जो कि जानना बड़ा जरूरी है कि पोजीशन सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं है, इनका अपना महत्व है। नहीं तो आप प्रेगनेंसी तक अचीव नहीं कर सकते अगर आप सही पोजीशन यूज नहीं कर रहे हो। अच्छा, किसी को मतलब अगर एक ही बार में मतलब वो चाहते हैं कि बच्चा हो, कंसीव करना चाहते हैं, उसके लिए बेटर पोजीशन, उसके लिए बेस्ट पोजीशन है मिशनरी, क्योंकि सब वही कर रहे हैं जस्ट टू कंसीव, जिसमें मैन ऑन द टॉप है, क्योंकि उससे सर्वाइकल ओपनिंग बहुत खुलती है, वजाइनल तो सीधा होता है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो प्लेस अ पिलो, इसको मॉडिफाइड मिशनरी कहते हैं। पिलो रखेंगे तो वो यूट्रस का ओपनिंग थोड़ा और ऊपर हो जाता है और सीधा डिस्चार्ज होता है। वुमेन ऑन द टॉप है, स्टैंडिंग पोजीशन है, लोटस पोजीशन है, स्मूनिंग पोजीशन है, इसमें सीधा वीर्य अंदर नहीं जाता है, ये सिर्फ प्लेजर। तो ये एक्रोबैटिक पोजीशन नेवर लेड्स टू प्रेगनेंसी, मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, होने को हो जाए आपका स्पर्म एक्टिव है तो, बट ये स्टैंडर्ड पोजीशंस नहीं है। प्लस इसमें फीमेल को पेन बहुत है, ठीक है, वो जो आपको वहां पे मॉडल्स दिख रही हैं वैसा वाला फीमेल बॉडीज नहीं है कि आपको ऐसा लगता हो कि ऐसा होता है। वी ऑल आर डिफरेंट। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सिर्फ ज्ञान है, आप ये इसको तब वैल्यू करोगे जब आप शादीशुदा हो जाओगे और जब आपकी इंटीमेसी रेगुलर एक पार्ट बन जाएगी, मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना एक रेगुलर पार्ट बन जाएगा, तब इस नॉलेज को आप बहुत महत्व करोगे। इसलिए कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप सही तरीके से देख के समझें और लोगों के साथ शेयर भी करें। मुश्किल से तो ये ज्ञान हम भी हिम्मत जुटा पा रहे हैं आपको देने के लिए, और अगर आप पॉजिटिव वे में देखेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ, हम सही ऑडियंस तक अपनी बात पहुँचा पा रहे हैं। अगेन बता रहे हैं, ये जो 51 पोजीशंस की बात हो रही है, ये सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं है। मिशनरी जो करते हैं, नीचे पिलो लगा के अगर आप करते हैं तो उससे बच्चा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी इन्होंने क्या चीज़ बताई, जिनका पेनिस साइज कम है उनके लिए डॉगी स्टाइल नहीं बना है, उनको वो नहीं करना है। एक और पोजीशन आपने अपनी बुक में ही दिखा रखा है 51 में, ये इस पोजीशन की क्या इंपॉर्टेंस है? हाँ, ये पोजीशन तब है जब आप थोड़ा सा और प्लेजर इंक्रीज करना चाहो, क्योंकि फीमेल बॉडी पास आता है, तो अगर आप कोई पिल्लो रख रहे हो। बोलते क्या है ये पोजीशन? स्टैंडिंग पोजीशन का ये एक पार्ट है जिसके अंदर आप सोफा या कोई काउच प्लेस करते हैं। ये उन कपल्स के लिए बेटर है जिनका साइज मतलब फीमेल का हाइट छोटा है।
ठीक है, मेल का लेंथ मतलब उनका हाइट अच्छा है, फीमेल का कम है, तो दे पुट इट ऑन द बॉडी। ये आप वैसे हम दिखा लेंगे थोड़ा और पास करके। प्लस ये जो नेक्स्ट बुक है जो आप ये देख रहे हो, ये है 69 आइडियाज। हाँ, क्योंकि हम सब कैसे कर रहे हैं, वही सेम लाइट बंद करी रूटीन में, धीरे धीरे क्या होता है 30-40s के कपल महसूस करते हैं कि अब स्पार्क नहीं रहा है। वही सेम वही सब कुछ, तो ज्यादा व्हाट दे डू इज दे गो ऑन स्टेकेशंस कि चलो बच्चे नहीं है, चींची नहीं है और आराम से करेंगे। बट यू नीड टू डू एफर्ट्स एवरी टाइम टू मेक इट मोर स्पाइसी। तो वो क्या एफर्ट्स होने चाहिए, दिस टॉक अबाउट 79 न्यू आइडियाज। इस तरीके से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरोमास के साथ कर सकते हैं, आप मसाज थेरेपीज के साथ कर सकते हैं, यू कैन डू इट ऑन काउच, यू कैन डू इट ऑन किचन, जैसे आपको लगे। तो देयर आर 69 डिफरेंट आइडियाज टू डू इट। देयर इज वन मोर बुक, और हम कोशिश करेंगे कोई इसको अमेज़न पे अवेलेबल या फिर ऑनलाइन अवेलेबल। ऑनलाइन ये आपको क्योंकि ई बुक्स हैं, हाँ, तो ये डाउनलोड ही होंगी। ओके, ईजिली डाउनलोड। और मेरी सारी बुक्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगी। मैंने फैंटेसीज पे भी बुक लिखी है जिसपे लोग नहीं एक्सप्रेस करते, ओरल टेक्निक्स पे भी बुक लिखी है, दैट हाउ यू कैन डू इट, और वो किस बाउंड्री तक करना ठीक है उसके बारे में भी, और डाइट एंड एक्सरसाइज टू, बिकॉज एक्सरसाइजेस ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज योर स्टेमिना। एक क्योंकि आपने 69 नंबर लिखा है, ये 69 नंबर अपने आप में एक सेक्स पोजीशन को पोर्ट्रे करता है। तो 69 आपने जानबूझ के लिया या फिर इसके पीछे भी कोई रीजन था? 69 ऑब्वियसली 69 बोलता है ना, पोजीशंस का पोजीशंस है 69। okay. तो वो डेफिनेटली जब हम एक कुछ टाइटल देखते हैं तो कुछ ऐसा देखें जो रिलेट करे। हाँ. तो फिर इसलिए हमने 69 चूज किया। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया जब आप पोजीशन की बात कर रहे थे। जितने इंडियन है जनरली, क्योंकि काम काजी हैं, सब कमाते हैं, अपनी बिजी लाइफ में बिजी हैं, बहुत कम लोग जिम जाते हैं, तो एक फैटी रहते हैं ज़्यादातर, मेल और फीमेल दोनों ही। अगर मेल और फीमेल दोनों ही फैटी हैं, उनको फिर भी सेक्सुअल प्लेजर चाहिए, कौन सी पोजीशन ठीक है और क्या क्या करना चाहिए? बिलो द टमी वेट ज़्यादा है, बिकॉज ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट करता है। तो मिशनरी इज गुड, देन वी हैव ऑन द बेड पोजिशन, जिसमें फीमेल इज लाइंग डाउन। जैसे बहुत ज्यादा जो फैटी कपल्स द वेट अबव 100 है ना, उनके लिए पोजिशन अच्छी है कि मैन कैन बी स्टैंडिंग एंड फीमेल कैन बी ऑन बेड। ठीक है, इसे हम हाफ लाइंग पोजिशन कहते हैं। वहां पे आप पेनिट्रेशन कर सकते हो, वो ईजी रहता है। ठीक है, इसके अलावा स्टैंडिंग पोजिशंस हैं जो भी आप दीवार के बल खड़े होके कर रहे हो, वो ज्यादा फैटी लोगों में अवॉइड की जाती है, क्योंकि वो इतना बॉडी को यूज ही नहीं कर सकते कि उसे करें। सेकेंडली, अगर आपका वेट ज्यादा है तो डू इट ऑन फ्लोर रादर देन डूइंग इट ऑन बेड। ठीक है, क्योंकि बेड हैज कुशनिंग, तो वो आपको वो पोजीशन, वो पेनिट्रेशन करने ही नहीं देगी। तो डू इट ऑन फ्लोर। अ फीमेल कैन लाई डाउन ऑन फ्लोर और मेन कैन लाई डाउन ऑन फ्लोर, और फिर आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बट ये स्पूनिंग एक बहुत अच्छा पोजीशन है अगर आपका साइज ठीक है, और अगर आप स्पूनिंग इज समथिंग लाइक चम्मच में चम्मच सॉर्ट ऑफ, 6 पोजीशंस कहते हैं उसे, तो इट्स लाइक दिस। तो ये भी एक अच्छा पोजीशन है, स्पेशली जिनका टाइम बहुत कम है, जो जैसे ओल्ड एज में अगर हम बात करें समवेयर योर 50s एंड 60s, सो स्पूनिंग इज द बेस्ट पोजीशन। ये नहीं सुना था स्पूनिंग। ओके, अब बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगी। अब उन लोगों के पे चलते हैं जिनकी शादियाँ ही नहीं हो रही। मतलब कई बार होता है मे बी वो फिजिकली इतने अट्रैक्टिव नहीं है, अच्छे नहीं दिखते, खूबसूरत नहीं दिखते, या बहुत सारी कुछ ज्योतिष से रिलेटेड इश्यूज हैं, मांगलिक हैं, शादी नहीं हो रही है, मतलब वो अकेले हैं। अब उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन पे भी आते हैं, बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आजकल क्या है, सिंगल मैन है, सिंगल वेमेन है, काम कर रहे हैं बस, और इनका कुछ अब फील होता है कि सेक्सुअली अट्रैक्ट भी हो रहे हैं लेकिन कुछ ही नहीं कर पा रहे। उनके लिए आप 2 से 3 चीज़ें बताओ कि ये जो सुख है, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आप धरती पे 3 चीज़ें हैं जो कि आपको ना एक इंस्टेंट प्लेजर प्रोवाइड करती हैं। एक तो बहुत स्वादिष्ट खाना, जब आपको बहुत अच्छी भूख लगी हो तब आपको बहुत अच्छा खाना मिल जाए, या फिर सेक्स, या फिर अब ये दोनों हैं, हालांकि इंद्रिय व्हाट वी कैन से इंद्रिय गुण है बट क्षणिक होते हैं। एक होता है अध्यात्म जो आपको लॉन्ग टर्म देते हैं, राइट। तो मुझे उस पर बहुत बिलीव है। मैं तीनों प्रैक्टिस में से फूड वाली प्रैक्टिस छोड़ चुका हूँ, 2 पे हूँ,
कब तक रहती है पता नहीं, अध्यात्म वाली बड़ा सुख देती है, शांति देती है, लेकिन उसको अचीव करना थोड़ा मुश्किल है। और उसका ज्ञान भी बहुत, क्योंकि वही बात है ना कि ये वाला ज्ञान देने वाले भी बहुत लोग हैं, तो आपको वो एक सही सोर्स ऑफ अगर मोटिवेशन मिलता है तो ये इंटरनल प्लेजर्स टेक यू आउट ऑफ द वर्ल्ड बहुत जरूरी है। और ये हर किसी को नहीं मिलता है, जब हिट करता है तो फिर बहुत डीपली हिट करता है, हर कोई नहीं जा सकता, तो वो एक अलग चीज। यहाँ जब हम बात कर रहे थे बेसिक प्लेजर्स की, तो रोटी, हाँ मैं वही बता रही हूँ, प्लेजर्स की बात कर रहे हैं, तो रोटी, कपड़ा, मकान और सेक्स बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, बुक्स में लिखे हैं। तो ये सब वही हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं और हमें उठाते हैं, ठीक है, हमें बेड से यही उठा रहे हैं रोज, ठीक है, तो ये जरूरी है। अब बात करते हैं उनकी जो 27, 28, 26 वेयर यू आर हाई और हॉर्मोन्स, और अगले 2-4 साल से आदमी में शादी करनी है ही, लेकिन अभी सेटल नहीं है या सही पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो ये एक ऐसी एज है कि जिसमें आप कंट्रोल मास्टरबेशन कर रहे हो, तो इट्स ओके, डोंट जज योरसेल्फ, ठीक है, क्योंकि आप कंट्रोल तरीके से कर रहे हो और इस समय आपके हार्मोन्स ऑलरेडी पीक पर हैं। इसमें मैं एक और सवाल जोड़ना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे मेल हैं जो कि लगता है उनको कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, मैंने देखे हैं, मेरे फ्रेंड सर्किल में ही है, तो वो लोग अपने सेक्सुअल प्लेजर को शांत करने के लिए थाईलैंड जाते हैं, एक ट्रिप करके आ जाते हैं, ठीक है, महीने, उसके बाद अपना वो हो गया। और उनको अगर आपने नहीं करनी है और आप पेड की तरफ जा रहे हो, आई स्टिल फील दैट paid sex is much better than playing with somebody's emotions and using them. True. ठीक है, वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी को यूज कर रहे हो एक्स्ट्रा मैरिटल में, किसी को फंसा के उससे लेने की कोशिश कर रहे हो, या फिर वो गलत है, या उसे भी बोल रहे हो कि तुझे भी नहीं मिलता मुझे भी नहीं मिलता तो लेट्स हैव अ साइड फ्लिंग, ये गलत है। डू इट पेड, इट्स ओके, एटलीस्ट आप जो उससे एज अ प्रोफेशन ले रहा है, आप उसे उसका मेहनत दे रहे हो, तो डू इट, ठीक है, वो आप कर सकते हो। लेकिन फिर वही बात है कि सारे प्रिकॉशंस रखने ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोला जाता है कि आप अर्ली एज रिलेशनशिप में आ जाओ, क्योंकि तब आपके पास इतनी एनर्जी है कि आप थोड़ा सा खुद को चेंज कर सकते हो। वंस यू टर्न 30-50 आप चेंज नहीं हो पाते हो, फिर फर्टिलिटी इश्यूज भी हो जाते हैं। लेकिन अगर रुकना है, नहीं करनी है, तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजन। सेकेंडली, समझें कि ये एक एनर्जी है, ठीक है, अगर आप अपनी इस एनर्जी को और तरीके से बदलते हो, टर्न करते हो, तो ये एनर्जी अपने आप कम हो जाएगी। जैसे कई लोग साइकिलिंग करके अपना करियर कर रहे हैं, कई लोग बॉक्सिंग करते हैं, कई लोग और फील्ड्स में बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने अपनी सेक्सुअल ड्राइव्स को काफ़ी कम किया है, ठीक है। तो ये नहीं है कि भाई तू तो झूठ बोल रहा है, तू कर नहीं सकता, आप कर सकते हो, यू कैन विन ओवर इट। ब्रह्मचारिता कोई, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बट अगर आप कर सकते हो तो डू इट, और आप कर पाओगे। अगर आप मानते हो कि आज से मैं नहीं करूंगा, तो आप इतने वशीभूत नहीं हो कि आप रोक नहीं सकते, आप रोक पाओगे। फाइनली हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर ली, एक आखिरी टॉपिक रह गया, और वो टॉपिक है मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस लेवल को कितना पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है सेक्स एजुकेशन या सेक्सुअल चीज़ें, उसके ऊपर फाइनली बात कर लेते हैं। बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल भागदौड़ वाली ज़िंदगी रह गई है, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, स्ट्रेस लेवल बढ़ते ही जा रहा है और वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। उस वजह से हमारी पर्सनल लाइफ भी इम्पैक्ट हो रही है, हमारी सोशल लाइफ भी इम्पैक्ट हो रही है, और बहुत कम उम्र में सफ़ेद बाल हो जा रहे हैं, बहुत कम उम्र में झुर्रियाँ आ जा रही हैं, और इन सब चीज़ों को अगर रिड्यूस करना है तो ये सेक्सुअल एजुकेशन और ये सेक्स एक्टिविटीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। मैं इन सब से हटकर एक कंसेप्ट बोलती हूँ, दैट इज कॉल्ड सेल्फ केयर। बहुत बढ़िया। अगर आप सेल्फ केयर कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा। कोई भी, मैं आज बोलती हूँ यार अरविंद, आई वॉन्ट टू रिड्यूस 20 kgs, इट इज रिक्वायर्ड, मैं ये नहीं, आई एम नॉट डिनाइंग विद द फैक्ट, आई नीड इट, ठीक है। आज मैं 20 किलो कम करती हूँ तो मे बी आई विल ग्रो टू बी मोर विजुअली वेरी अट्रैक्टिव, हैप्पी, माई बॉडी विल बी मोर प्रोडक्टिव, और हो सकता है जो आज मुझे लैग्स आ रहे हो वो नहीं आए, ठीक है, मैं 4 घंटे काम करके बेहतर कर सकूं, ठीक है, मुझे पता है मैं यहाँ वीक हूँ, ठीक है, बट मेरे पास और भी सेल्फ केयर के मोटिव्स हैं। जैसे मैं चाह रही हूँ हर हफ्ते आई डू स्किन केयर, आई गो टू सैलॉन्स प्रॉपरली, आई डू योगा, आई मेडिटेट, आई ब्रीथ। तो जब आप सेल्फ केयर, सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आप अपने स्ट्रेस से लड़ पाते हो। स्ट्रेस तुम्हें भी है, मुझे भी है, हमारे एडिटर्स को भी है, हमारे एवरीबॉडी, छोटे से बच्चे को भी स्ट्रेस है कि मेरा टॉय मेरा पापा दिलाएगा कि नहीं। ट्रू।
स्कूल में मैडम क्या बोल रही है, तो एवरीबडी हैज स्ट्रेस. इफ यू फील भाई मैं तो अलग ही लेवल पे स्ट्रेस्ड हूँ, ऐसा है नहीं, मुझे भी है. ठीक है, तो एवरीबडी स्ट्रेस्ड, बट तुम उससे डील कैसे करते हो ये तुम्हारी कला है, और इससे सीखो. अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो सीखो, क्योंकि सीख के आएगा, और हमें कोई सिखाता नहीं है. हम डिप्रेशन में होना, हमें बोला जाता है मंदिर चला जा, बट ऐसे कैसे मंदिर चला जा, दिमाग तो 100 चीजें कर रहा है. True. फिर आपको उस मूर्ति से आपको ऐसा लगेगा कि ये काम नहीं करती. True. क्योंकि आप सारा तो उसी पे डाल रहे हो, खुद तो एफर्ट कर ही नहीं रहे. तो सेल्फ केयर इज इम्पोर्टेंट एंड लर्न इट. हायर अ कोच, डू सम वर्कशॉप्स, एनीथिंग, गो फॉर थेरेपी. भाई हम कैसे कमाएंगे, हमसे भी मिलो, तो डू थेरेपी. एंड आई इवन गो फॉर थेरेपी. एवरीबडी कैन गो फॉर थेरेपी. तो जाओ, बात करो. जैसे आपकी बॉडी को मेंटेनेंस चाहिए, वो चाहिए. सेक्स फॉर अ टाइम बीइंग आपके हार्मोन्स को, हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करता है, आपको अच्छा लगता है, बट वो स्ट्रेस का सॉल्यूशन नहीं है. आप हर बार तो मास्टरबेट या सेक्स नहीं कर सकते ना, तो वो मत करो. हाँ, फॉर अ टाइम बीइंग यू लाइक इट. मुझे लगता है सेक्स ना खुशी में करो, सेटिस्फेक्शन में करो, लव में करो, संपूर्णता में करो. लेकिन अगर आप इसे एस्केप की तरह करते हो या इससे कुछ पाने के लिए करते हो, तो वो आपको नुकसान करेगा. एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप मैरिड लाइफ और सेक्स लाइफ की थेरेपिस्ट हैं, और काफ़ी ज़िंदगियाँ डेफिनेटली आपने बदली होंगी. पर्सनली लोग प्रोफेशनली या सोशल मीडिया आके तो ना बोलें, लेकिन पर्सनली आपको थैंक यू ज़रूर कहते होंगे. इतनी सारी ज़िंदगियों को बदलने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है, उससे ऐसी 3 एडवाइसेस जो हमारी यंग एज में लोगों को आपको देनी है, स्पेसिफिकली क्या उसको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है, वो क्या होंगी? सबसे पहले नो योर बॉडी. जानो. पहले बॉडी जानोगे तो माइंड भी जान पाओगे. ठीक है, बुक्स किताबें जरूरी हैं, पढ़ना है, और तुम क्या हर कोई पढ़ रहा है. ठीक है, पर जितनी जल्दी आप नो योर बॉडी का कंसेप्ट जान जाओगे, उतनी जल्दी आप लाइफ में प्रोग्रेस करोगे. नो हाउ मच आई वांट टू ईट, हाउ मच एक्सरसाइज माई बॉडी नीड, हाउ मच रेस्ट माई बॉडी नीड, हाउ मच प्लेजर माई बॉडी नीड. ये सब जानो. जब आप ये कंसेप्ट्स को फ्रेम कर लोगे, आपको डिसीजेस काफी हद तक रुक जाएंगी. ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कितना किस लेवल पे काम करना है. और ये तब शुरू होता है जब आप इस पे मेहनत करो. आज मुझे सुन के आप कल हो सकता है 2 दिन कर लो, लेकिन जब तक आप इसे रेगुलरली नहीं करोगे, आप वीक हो जाओगे. तो इसे जानो. फिर जो चीज जरूरी है वो ये कि आपको ग्रो करना है, आपको रोज चलना है, रुकना नहीं है. एक पर्टिकुलर एज के बाद ना आपको ऐसा लगता है कि हो रहा है ना, सब चल तो रहा है. वो एक टोरे वाली बात है, बाप के पास पैसा है हो जाएगा, या लड़की को लगता है शादी तो हो जाएगी, है ना, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड एंड सेटल. ग्रो योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ मनी, ग्रो योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, ग्रो योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ सोशल सर्कल. आज आप लोग बांध के नहीं बैठ सकते. हाँ, आप ये बोलते हो कि सोसाइटी मैटर नहीं करती, बट सोसाइटी आपको चाहिए. सड़क पे गिरते हो तो चाहते हो ना लोग आके उठाएं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि इनसे तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता. ऐसा बनो ना कि लोग अट्रैक्ट हों. और ब्लॉक ही कर लोगे तो क्या सोशल लाइफ जियोगे. सीखो, सीखो रिश्ते बनाना, क्योंकि रिश्ते बहुत कम लोग बना के संवार पाते हैं, तो वो सीखना पड़ेगा. मैरिज पेरेंट्स तो करा देंगे, लेकिन उसे चलानी तुमने और मैंने है. तो वो सीखो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी झुक लो, कभी झुका लो, तो ये सीखना पड़ेगा. तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सबको चाहती हूँ कि वो करे, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत, आई एम 32, मैंने थोड़ा लेट सीखा, मुझे लगता है मैं थोड़ा और पहले सीखती तो बेटर था. वो था ब्रीथ एंड माइंड, सोल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हम अपनी बॉडी को नरिश, लोग तो बॉडी को भी नरिश नहीं कर रहे. स्पा भी जाने की बात करें, लोग कहते हैं तुम्हारे तो टंटे हैं, तुम तो अमीर हो रहे हो इसलिए स्पा जा रहे हो. है ना. कोई ये नहीं समझता कि मालिश कराना या खुद को ऑयल करना जरूरी है. योर बॉडी नीड्स इट. नहीं मान रहे लोग इसको. तो आप जब अपनी बॉडी को नरिश करते हो, आपकी सोल भी नरिशमेंट मांग रही है. तो वो कैसे करोगे? बहुत जरूरी है खुद के साथ बैठो. लोग इकट्ठे भी करने जरूरी, खुद भी बैठो, सोचो मैं क्या, मेरी लाइफ के गोल्स क्या हैं, मुझे क्या करना है. टॉक टू योर सोल. मंदिर नहीं मानते, भगवान नहीं मानते, कोई बात नहीं, डू इट. ये सब चीजें जब तक तालमेल में नहीं रहेंगी, आप काम नहीं कर पाओगे. या फिर मॉरल ऑफ द स्टोरीज, बैलेंस योर मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी. यिन और यान बैलेंस कर लो, बेटर है. मस्कुलाइन मतलब डूअर्स और फेमिनाइन मतलब रिसीवर्स. जब आप ये बेटर कर लोगे, चीजें अपने आप बैलेंस्ड है.
क्या बात है, 3 एडवाइसेस आपने सुनी और मुझे लगता है आप उसको फॉलो भी करोगे और ज़रूरी भी है। मेरा एक मैसेज है, मैं आपको अभी दूंगा थोड़ी देर में, वो स्टार्टिंग में लगेगा, लेकिन मैम का मैसेज एक ले लेते हैं फाइनली जाते जाते, सेशन को एंड करते करते। मैं चाहता हूँ एक प्यारा सा मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेज, एक मैसेज ऐसा जो लोगों के दिल में दिमाग में घर कर जाए। क्या कहेंगे आप? मैं क्योंकि मैंने कितने पॉडकास्ट किए, किसी ने नहीं पूछा कि आप क्या डिलीवर करना चाहते हो। अगर मैं दिल से बोलूँ तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि इफ़ यू फाइंड समबडी टॉकिंग अबाउट अ टॉपिक विच इज़ अ टैबू, विच इज़ अ शेम, अगर कोई कर रहा है ना, आप कोशिश करो कि ये देखो कि वो क्या डिलीवर कर रहा है। मैंने आज भी, मुझे बहुत हर्ट होता है व्हेन हाउसवाइफ कम्स अप एंड स्पीक अबाउट इट, व्हेन यू सी XYZ रैंडम पीपल टॉकिंग अबाउट इट। इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले रहे हो उसको डेफिनेटली सीखो और बात करो। अगर आप दबाओगे तो दिक्कत आएगी। टॉक इट आउट बहुत जरूरी है। हम सब ज्ञानी नहीं हैं। मेरे को भी हो सकता है अभी आधा अधूरा हो, या मैं लर्न कर रही हूँ विद द टाइम, बट आई एम रेडी टू लर्न। ठीक है, तो ज्ञान अपने आप को जब तक एक्सपैंड नहीं करोगे, समझोगे नहीं, और हर किसी को ऐसे बोलोगे बकवास है, ये तो ऐसे कर रहा है, ये तो ऐसे कर रहा है, आप खुद अपने आप को बंद कर रहे हो, और बंद बोतल किसी को नहीं चाहिए। ट्रू ट्रू। खोलो, शायद कुछ अच्छा आ जाए, कुछ डिलीवर कर पाओ, कुछ ले पाओ। थैंक यू सो मच नेहा मैम, बहुत अच्छा पॉडकास्ट था। अब मेरा एक मैसेज है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अगर ये एंड पे आप देख रहे हैं तो आपको ये मैसेज शुरू में मिलेगा, मैं एंड में भी लगा दे रहा हूँ, लेकिन वो मैसेज देना बड़ा ज़रूरी हो गया है। बिकॉज ये अगेन मैम ने कहा एक टैबू टॉपिक है, हम सब जानते हैं एक टैबू टॉपिक है, सेक्स के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन आप याद करो, जब आपको 11, 12, 13, 14, 15 साल की उम्र में सेक्सुअल फीलिंग आई थी, ठीक है, या लोगों को आ रही थी, आपको नहीं आ रही थी, तब आपको अजीब सा फील हो रहा था, आपको समझ में नहीं आ रहा था आप क्या करें क्या ना करें। उस टाइम पे आप अपनी फैमिली को भी नहीं बता पा रहे थे। अगर आप इस पोजीशन पे आज हैं तो हम लोग आपके लिए हैं। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी कि हमारे साथ समस्या ये है कि भारत में अगर कोई भगवान को पाने की बात कर रहा हो तो आप उनको सिर पे चढ़ा लेते हैं। भाई ज्ञान, अरे भगवान कृष्ण, भगवान राम, उनकी बात करते हैं, आध्यात्म की बात करते हैं तो वहां पर आके आप हाथ जोड़ते हैं। लेकिन अगर कोई सेक्स की बात करता है, कोई सेक्सुअल प्लेजर की बात करता है, इंटीमेसी की बात करता है, तो वहां पर आप कमेंट में बुरा बुरा लिखते हैं। बहुत सारे लोग उनको हीन भावना से देखते हैं। ये भी बदलने की जरूरत है। ये भी एक तरह का ज्ञान है। आप मुझे अपने बड़े भाई की तरह देखिए कि आपकी फैमिली में ये बात करने वाला कोई है नहीं, तो आप ऐसा समझिए कि चलो ये बात अरविंद भैया से कर लेते हैं। या फिर आप अपनी फैमिली में नेहा मैम को नेहा दीदी की तरह देखें कि चलो मेरी फैमिली में मेरी मम्मी तो बात नहीं कर रही, मेरी दीदी तो बात नहीं कर रही, तो नेहा दीदी से बात कर लेते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये रिस्पेक्ट चाहिए आपको इस टॉपिक को समझने से पहले। और मैं आपको पहली वार्निंग कर रहा हूं, इसमें इस पूरे पॉडकास्ट में वो सब चीजें जो आप नहीं सुनना चाहते लेकिन आपका जानना बड़ा जरूरी है। नहीं सुनना चाहते इन टर्म्स ऑफ सोशल प्रेशर बहुत है, लेकिन इंटरनली तो आपको सुनना भी जरूरी है, आप जानना भी चाहते हो, मैं जानता हूं। तो उस बारे में हम खुल के बात करें। बस मेरी आपसे विनती सिर्फ इतनी है कि इसको रिस्पेक्टफुली देखें, एक ज्ञान की तरह देखें, क्योंकि आप इन चीजों को जानेंगे, समझेंगे, तब आपको भी समझ में आएगा कि शादी के बाद ये सब चीजें जानना आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी था। इसलिए इस वीडियो को आप शेयर भी करें लोगों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं, फाइनली सेशन को ख़त्म करते हैं। हमने बड़ी हिम्मत दिखा के ये सेशन किया। नेहा मैम की तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है भाई इंडिया जैसी कंट्री में इस तरह की बातें करना, बट फिर भी उस प्रोफेशन को ये फॉलो कर रही है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि मैम के लिए एक हार्ट बनता है। पूरे कमेंट सेक्शन में नेहा मैम और हार्ट लगाइए, रिस्पेक्ट दीजिए, और कमेंट में अगर कोई भी गलत कुछ एक सिंगल भी लिख रहा है तो वह आपका फ़र्ज़ बनता है उसको जवाब देने का। ठीक है, नेहा मैम के सोशल हैंडल्स हम आपको कमेंट सेक्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में भी दे रहे हैं। उनको थैंक यू बोलिएगा पर्सनली कि आपने इतनी सारी चीज़ें बताई। बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा ज़रूर होगा, मैं जानता हूँ। अब आखिरी में आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। नेहा मैम की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में लिखो। मेरी जगह पर अगर आप बैठे होते तो आप नेहा मैम से क्या सवाल पूछते, वो सवाल भी आप लिखो। अगली बार जब हम फिर से आएंगे, क्योंकि ये नेवर एंडिंग टॉपिक है, हो सकता है कि मैंने जो सवाल पूछे उस पर से बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिले हों, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको ना मिले हों। तो वो सवाल आप लिखिए, अगली बार जब ये वापस आएंगे पॉडकास्ट में तो आपका नाम लेके हम उनसे वही सवाल पूछेंगे।
मैं आशा करता हूँ कि आप इसको पॉजिटिवली लेंगे, पॉजिटिव मैसेज को स्प्रेड आउट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से ध्यान रखिए।